क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18 प्लस दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 82, प्रमाणित गुप्तचर। तुम ऐसा क्यों करोगे, लानत है। आखिर वह ताकत क्या थी? मैथ्यू एडम चिल्लाया। मैं आश्चर्यचकित था। मैथ्यू ने एडम की ओर देखते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, जो अब अपना हाथ पकड़ रहा था। यह मेरी गलती नहीं है कि तुम इतने कमजोर हो। और यह टूटा नहीं। उसने उसे घूरकर देखा। मैं आपका नाम पुकार रहा था। मैथ्यू भूत से बात करने में बहुत व्यस्त था। उसने एडम की आवाज पर भी ध्यान नहीं दिया था। सोचा कि तुम मुझ पर झपटोगे, उसने कहा। मुस्कुराहट अभी भी कायम थी। तो तुम क्या चाहते हो? मेरे पीछे आओ, एडम ने तेजी से मुड़ते हुए और हॉल की ओर बढ़ते हुए कहा। जब उसे एहसास हुआ कि मैथ्यू हिल नहीं रहा है, तो वह रुक गया और उसके कंधे की ओर देखा। मैंने कहा, मेरे पीछे आओ। मैं क्यों करूंगा? मैथ्यू ने चारों ओर देखते हुए पूछा। पास में ही कुछ छात्र थे। हम यहां बात क्यों नहीं कर सकते? एडम ने एक लंबी आह भरी। बस मेरे पीछे आओ, क्या तुम करोगे? भूत ने बुदबुदाते हुए कहा, यह आदमी निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ कर रहा है। तुम्हें जाना चाहिए। मजा आ सकता है। मैथ्यू ने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन फिर भी उसका पीछा किया। एडम उसे स्कूल के एक शांत कोने में ले गया। बस एक नजर ही सब कुछ थी। कोई कैमरा नहीं, कोई छात्र नहीं। एक आदर्श ब्लाइंड स्पॉट। यह क्या है? मैथ्यू ने पूछा। तुम मुझे मारने की योजना तो नहीं बना रहे हो? आपको डीन की मदद करने की जरूरत है, एडम ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। क्या? एडम ने फिर आह भरी। आपको प्रिंसिपल विल्सन से बात करने की जरूरत है। उनसे डीन को वापस आने देने के लिए कहें। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैथ्यू ने भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। एडम ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। लेकिन मैथ्यू ने पहले ही अफवाहें सुन ली थीं। एलिसा का परिवार चुप नहीं रह रहा था। शब्द यह था कि उसके पिता, गहरे संबंधों वाला कोई व्यक्ति, पहले से ही डेस्टिन सिटी के मेयर पर दबाव डाल रहा था। मीडिया ने इसे उठाया था। स्कूल आग की चपेट में था। और यह सिर्फ डीन नहीं था। लेनॉक्स, कैथरीन और इस दृश्य को देखने वाले सभी लोग प्रतिक्रिया में फंस गए। स्वाभाविक रूप से मैथ्यू अछूता रहा। वह वास्तव में इस मामले में शामिल नहीं था। वह बस थोड़ा नशे में था, क्योंकि शराब के कारण कुछ लोग चुपचाप अंदर आ गए और दूसरे कमरे में आराम कर रहे थे। मैथ्यू के लिए सौभाग्य से क्रिस्टोफ पर्दे के पीछे चीजों को प्रबंधित करने में बहुत अच्छा था। मुझे नहीं पता क्योंकि यह तुमने ही किया था, मैथ्यू की ओर कदम बढ़ाने से पहले एडम ने पूछा। देखो। उसकी आवाज धीमी हो गई। क्या तुम कोई कुत्ते नहीं हो जिसे लेनॉक्स खिला रहा है? मैथ्यू ने एक भौं उठाई। उस वाक्य की प्रासंगिकता क्या है? उसने सोचा, यह एडम अजीब है। या तो आप उसे वापस आने दे सकते हैं, या मैं एलिसा के पिता से कहता हूं कि आप ही थे जिन्होंने उनकी बेटी को स्थापित किया था। मैथ्यू जवाब में मुस्कुराया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेवकूफ खेलना बंद करो। एडम फुसफुसाया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एडम ने कहा, लोगों ने आपको देखा। जब आप नशे में होने का नाटक कर रहे थे, तो मार्क और डीन ही आपको लिफ्ट में ले गए थे। आप वहां थे। वीडियो की कमी के बावजूद मेरे पास गवाह हैं। उन्होंने सप्ताहांत का बाकी समय लोगों से बात करते हुए बिताया। उसने उनमें से कुछ को ढूंढ लिया और तुरंत उन्हें अंदर ले गया और वादा किया कि जब तक वे उसे सच्चाई बताएंगे, तब तक वे सुरक्षित रहेंगे। एक बार एलिसा के पिता को यह बात पता चली, उन्होंने आगे कहा, वह तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए प्रियवी को झुलसा देगा। मैथ्यू ने अपने होंठ भींच लिए। एलिसा को वहां नहीं होना चाहिए था। वह सेटअप का हिस्सा नहीं थी। कम से कम मूल रूप से नहीं। लेकिन वह खुद ही सामने आ गई। और जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसका फोन बाहर था। उसने फोन देखा और यह महसूस करने के बाद कि वह क्या करने आई है, उसने किस तरह उसे छिपाने की कोशिश की। वह कोई दुर्घटना नहीं थी।
वह सिर्फ किसी की जांच नहीं कर रही थी, वह इसका दस्तावेजीकरण करने की कोशिश कर रही थी। तभी मैथ्यू को एहसास हुआ कि वह डीन या मार्क या एडम के साथ काम कर रही है। उसके लक्ष्य स्पष्ट नहीं थे, लेकिन कम से कम वह जानता था कि वह प्रार्थना करने के लिए कमरे के अंदर नहीं आई थी। ब्लैकमेल? शायद। उत्तोलन के लिए साक्ष्य? यह अधिक अर्थपूर्ण था। दुर्भाग्य से उसके लिए उसने कैमरे पर जो कैद किया वह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी, और चीजें तेजी से किनारे हो गईं। मैथ्यू ने अपना स्वर आकस्मिक रखते हुए अपना सिर झुका लिया। तो मुझे यह स्पष्ट करने दीजिए, आप मुझे उस चीज के लिए फंसाने की धमकी दे रहे हैं जो मैंने नहीं किया। एडम एक कदम करीब आया, फिर भी मैथ्यू नहीं हिला। आप वहां थे, एडम ने कहा। मैथ्यू ने उत्तर दिया, मैंने किसी भी नशीली दवा को नहीं छुआ, होटल के कर्मचारियों से बात नहीं की, एलिसा से बातचीत नहीं की, और मुझे यकीन है कि जब उसके पिता सब कुछ जांचेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। तो मुझे फिर से बताओ, जब धूल जम जाएगी तो आपको क्या लगता है कि वह किसे दोषी ठहराएगा? एडम का जबड़ा कड़ा हो गया। मुझे अनुमान लगाने दो, मैथ्यू ने जारी रखा। जिस व्यक्ति ने कर्मचारियों से बात की, कमरे के लिए गुप्त रूप से भुगतान किया, और भगवान जाने कहां से दवाएं खरीदी। वह थोड़ा मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चतुर हो, एडम ने बुदबुदाया। मुझे लगता है कि मैं वह नहीं हूं जिसे अभी पसीना आ रहा है। एडम ने एक क्षण के लिए दूसरी ओर देखा, फिर पीछे मुड़ गया। डीन को वापस अंदर जाने देना होगा। मैथ्यू ने उस पर नजर रखी। या क्या वह समझ नहीं पा रहा था कि एडम इस पर जोर क्यों देगा? डीन? वास्तव में दोनों करीब थे, लेकिन एडम डीन के बजाय मैथ्यू को क्यों धमका रहा था? इसका कोई मतलब नहीं है। एडम ने कहा, या मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें मेरे साथ कभी भी छेड़छाड़ करने का पछतावा हो। मैथ्यू बस उसे देखता रह गया। 3 दिन, एडम ने कहा। उसे वापस ले आओ, नहीं तो तुम देखोगे कि क्या होता है। वह आगे बढ़ा और मैथ्यू को दोनों हाथों से धक्का दिया, लेकिन मैथ्यू 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय बल ने पलटवार किया, और एडम एक कदम पीछे लड़खड़ा गया और खुद को घूरने लगा। फिर वह मुड़ा और बिना कोई दूसरा शब्द कहे चला गया। वह मिस्टर फिट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? भूत लड़की ने विचारशील दृष्टि से थोड़ा करीब आते हुए अचानक कहा। वह इतना पागल क्यों है? क्या वे गुप्त प्रेमी हैं? मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। उसने यह नहीं सोचा था कि यह वहां जा रहा है। वह उसकी ओर मुड़ा। क्या? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। वह चाहता है कि आप फिट्स का निलंबन हटाने के लिए प्रिंसिपल से विनती करें। यह मेरे लिए एक नाटकीय ब्रेकअप जैसा लगता है। क्या मिस्टर फिट्स ने इसे तोड़ने या उनके रिश्ते को उजागर करने की धमकी दी थी? मैथ्यू तेजी से मुड़ा। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैं जांच कर रही थी, भूत ने स्पष्ट रूप से खुद पर गर्व करते हुए कहा। और मैंने कुछ अन्य छात्रों को गपशप करते हुए सुना। सप्ताहांत में जो हुआ उसके बाद वे आश्चर्यजनक रूप से बातचीत कर रहे हैं। मैथ्यू ने भौं उठाई। इसलिए न केवल वह भूलने की बीमारी थी, बल्कि वह बकवास करने की प्रवृत्ति वाली एक प्रमाणित गुप्तचर भी थी। नहीं, मैथ्यू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। एडम को लड़के पसंद नहीं थे, कम से कम अपने पिछले जीवन में तो नहीं। डीन? यह भी सही नहीं लगा। बस ऐसा नहीं है। तो फिर असली वजह क्या थी? डीन का निलंबन केवल अस्थायी था। कुछ हफ्ते, शायद कम भी। परीक्षाएं पहले ही खत्म हो चुकी थीं और कक्षाएं अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई थीं। यदि डीन को इतनी ही परवाह होती तो वह निजी ट्यूटर्स को नियुक्त कर सकता था और अपना काम खुद कर सकता था। तो इतनी जल्दी क्यों? डीन को वापस लाने के लिए इतना जोर क्यों लगाया जाए? इसमें और भी बहुत कुछ था जिसे एडम अपने तक ही सीमित रख रहा था। मैथ्यू ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में एडम गया था। यह क्या था? अब वापस आने में ऐसा क्या महत्वपूर्ण था? डीन वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहा था? अध्याय 83, अनुष्ठानिक जागृति। वह मदद नहीं कर रहा है? डीन ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत थी। नहीं, एडम ने कहा। मैंने लेनॉक्स से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि केवल मैथ्यू ही डीन को निलंबन हटाने के लिए कह सकता है।
उन्होंने कहा कि मैथ्यू जो भी कहेंगे उनके पिता अब वही सुनेंगे। डीन भौंचक्का रह गया। यदि आप वास्तव में स्कूल में प्रवेश करना चाहते हैं तो चुपचाप क्यों नहीं घुसते? क्या यह वास्तव में इतनी बड़ी समस्या है? उसने पूछा। भले ही हर जगह कैमरे हों, लेकिन वास्तव में कोई भी हर समय उनकी जांच नहीं करता है। जब तक आप दूसरों को आपको देखने नहीं देते, तब तक आपको ठीक होना चाहिए। डीन ने कुछ नहीं कहा। बेशक वह अंदर घुस सकता है, लेकिन यह अनुष्ठान की शर्तों को पूरा नहीं करेगा। यदि ऐसा हुआ तो भले ही उसने प्राणी को हरा दिया हो, वह उसके मूल को अवशोषित नहीं कर पाएगा। तब सब कुछ शून्य हो जाएगा। क्या यह समय की बर्बादी नहीं है? डीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके पास अन्य तरीके भी थे, लेकिन वे अवैध होंगे और ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा यह बात उसके पिता के कानों तक भी पहुंच सकती है। क्या इससे वह यहां क्यों आया उसका उद्देश्य विफल नहीं हो जाएगा? नहीं, डीन ने कहा। ये इंसानों की दुनिया है। वह सिर्फ मुसीबत से दूर रहने और अपने पिता को यह साबित करने के लिए सभी मानवीय कानूनों का पालन कर रहा था कि वह जो चाहे कर सकता है और उनकी मदद के बिना भी कुछ हासिल कर सकता है। इसके अलावा अनुष्ठानिक जागरण करना अलग बात है। प्रत्येक अनुष्ठान का सटीक होना आवश्यक है। पुराने जमाने की किताबें इस मामले में बहुत खास थीं। इससे पहले कि वह इकाई के क्षेत्र में कदम रख सके और उसका सामना करने के बारे में भी सोच सके, उसे संपत्ति के असली मालिक से अनुमति लेनी होगी। स्कूल का स्वामित्व लिंडबर्ग परिवार के पास है ना? डीन ने पूछा। हाँ। क्या इसका नाम लिंडबर्ग विश्वविद्यालय किसी कारण से नहीं रखा गया है? एडम ने उत्तर दिया। एडम दालान की दीवार के सामने झुक गया और अपने फोन की स्क्रीन पर अपना अंगूठा रगड़ रहा था। स्कूल उस जमीन पर स्थित है जिसे लिंडबर्ग परिवार ने मूल रूप से दान किया था, लेकिन न्यासी बोर्ड दिन प्रतिदिन के कार्यों को संभालता है। वे राज्य के शिक्षा विभाग के साथ काम करते हैं। डीन की भौहें तन गईं। तो आप कह रहे हैं कि भले ही लिंडबर्ग के पास इसका स्वामित्व हो, वे निर्णय नहीं लेते? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। बिल्कुल, एडम ने उत्तर दिया। लेकिन मीन पर लिंडबर्ग परिवार का स्वामित्व हुआ करता था? डीन ने पूछा। दरअसल उन्होंने पहले भी इस पर शोध किया था और इसके बारे में जानते थे। हालांकि उन्होंने सोचा कि लिंडबर्ग भूमि पर रहने की अनुमति प्राप्त करने के लिए स्कूल में होना ही पर्याप्त होना चाहिए। निलंबन से इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि इससे उसे स्कूल इकाई के क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लग जाएगा। हाँ, एडम ने कहा। यह इतिहास का हिस्सा है। मूल रूप से लेनॉक्स के दादा युद्ध में लड़े थे। खैर, वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे और उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की। वह पारिवारिक व्यवसाय विरासत में नहीं लेना चाहते थे और इसके बजाय एक सैनिक बन गए जिन्होंने कई लोगों की मदद की। इस वजह से उन्होंने कुछ पदक प्राप्त किए और फिर इस स्कूल की स्थापना की। तो यह वास्तव में लिंडबर्ग परिवार है। चूंकि लेनॉक्स उत्तराधिकारी है, इसलिए उसकी बात को महत्व दिया जाना चाहिए। डीन ने धीरे से सिर हिलाया। फिर मुझे लेनॉक्स से बात करनी होगी। एडम ने कंधे उचकाए। लेनॉक्स अब मैथ्यू के साथ नहीं रहता है। उसके अपने पिता ने उस कमीने मैथ्यू के पक्ष में उसे हवेली से बाहर निकाल दिया। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैथ्यू उसका हरामी बेटा है या कुछ और। एक घटिया हरकत, डीन बुदबुदाया। मन ही मन उसने कसम खाई कि एक बार जब वह लेनॉक्स की मदद से जाग जाएगा तो वह उस कमीने पिता को सबक सिखाएगा। एडम ने फीकी मुस्कान बिखेरी। हाँ, मुझे पता है। डीन की आंखें ऊपर की ओर झपकीं। लेनॉक्स अब कहाँ है? अगर मैं स्कूल नहीं जा सका, वह कैंपस से बाहर रह रहा है, लिंकन एवेन्यू के ठीक नीचे किसी कॉन्डो में। हम आसपास पूछ सकते हैं। डीन सीधा हो गया। जानकारी और लीड के लिए धन्यवाद। एडम ने डीन से आंखें मिला लीं। हालांकि तुम मुझ पर एहसानमंद हो, मुझे पता है। जब आप मुझे दिखाएंगे कि लेनॉक्स कहाँ रहता है तो हम बाजार में मिलेंगे। एडम की मुस्कुराहट लौट आई। सुनने में तो अच्छा लगता है। अपने दिमाग में एडम ने दोहराया कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। यह डीन ही थे जिन्होंने उन्हें नेक्सियन होने की संभावना से परिचित कराया था। सबसे पहले यह अजीब बच्चों की कल्पना, इच्छाधारी सोच जैसा लग रहा था।
लेकिन डीन ने उसे पहले सूक्ष्म अवलोकनों के माध्यम से फिर निर्विवाद प्रमाण के माध्यम से दिखाया था। वहां एक नई दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। एडम को उस अनुष्ठान की शर्तों के बारे में पता था जो डीन करने वाला था। डीन अन्य आवश्यकताओं के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन कम से कम वह जानता था कि डीन को अनुष्ठान करने के लिए स्कूल परिसर के अंदर पैर रखने के लिए विश्वविद्यालय की स्वीकृति या कम से कम उनकी मंजूरी की आवश्यकता थी। यदि डीन वापस अंदर आ जाए और अपने मूल को जगा दे तो शायद एडम के लिए भी वही दुनिया खुल सकती है। उसने अपने फोन पर झांका। ठीक है, बाजार 8 बजे है। मैं तुमसे बेकरी के पास कोने पर मिलूंगा। चलो लेनॉक्स की अनुमति ले लें, फिर हम जा सकते हैं और कुछ ले सकते हैं। डीन ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो चलें। इस बीच मैथ्यू दिन की अपनी आखिरी कक्षा समाप्त कर रहा था। वह अच्छे मूड में था क्योंकि कैथरीन और लेनॉक्स दोनों आज स्कूल में नहीं थे। इसके अलावा उसके पास दिन के लिए अन्य योजनाएं भी थीं। चूंकि परीक्षाएं हो चुकी हैं, वह अंततः काले बाजार का दौरा कर सका। उनकी अंतिम यात्रा को कुछ दिन हो गए थे, लेकिन उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता है? उसकी परीक्षाएं थीं, ठीक है। अरे मैट, क्या तुम्हें आज डॉक्टर मुनी से मिलने नहीं जाना है? टेडी के शब्दों ने मैथ्यू को रुकने पर मजबूर कर दिया। आप उसके प्रशिक्षु हैं, ठीक है। आपको अभी शुरू करना चाहिए, कक्षा के बाद। या आपने छोड़ दिया या कुछ और? टेडी ने पूछा। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। डॉ मुनी? वह बूढ़े आदमी के बारे में लगभग भूल गया था। भूत लड़की की लगातार बकबक ने उसके दिमाग से यह विचार निकाल दिया था। मैथ्यू चिल्लाया। डॉक्टर मुनी ने उन्हें प्रशिक्षु के रूप में क्यों चुना था? वह आंकड़ों में भी उतना अच्छा नहीं था, वह केवल अपनी क्षमता और कुछ पुनर्चक्रित यादों के सहारे ही सफल हुआ था। उसने एक आह भरी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसने गलती से उस बूढ़े, गुस्सैल आदमी का ध्यान आकर्षित कर लिया था। अपनी कक्षा के बाद उसने अपना बैग उठाया और कॉलेज भवन की ओर चला गया। फिर वह उस स्थान पर रुका जहां उन्होंने जेरोम की तस्वीर लगाई थी। एक पल के लिए उसे देखता रहा, उस भूतिया लड़की की उस गरीब कॉलेज लड़के के बारे में बातें सुनी, फिर चलना जारी रखा। हे बच्चे, एक आवाज ने उसे बाधित किया। मैथ्यू ने मुड़कर देखा तो स्टाफ की वर्दी पहने कोई व्यक्ति हाथ में पोछा लिए हुए था। आपको किसी चीज की जरूरत है? मैथ्यू ने पूछा। मैंने देखा कि आपने वह तस्वीर देखी, आदमी ने कहा। क्या आप उस आदमी को जानते हैं? तुम्हारा मतलब वह है जो मर गया? मैथ्यू ने पूछा। नहीं, मैं इस विभाग से भी नहीं हूं। उस आदमी ने माफी मांगने और विपरीत दिशा में चलने से पहले अपनी वर्दी को देखा। यह देखकर मैथ्यू भौंचक्का रह गया। वह आदमी थोड़ा परिचित क्यों लग रहा था? मैथ्यू ने सोचा। अरे वह आदमी, भूत लड़की ने अचानक कहा। मुझे लगता है वह नेक्सियन हो सकता है। अध्याय 84, नेक्सियन का डोमेन। ठीक है, मेरा आज का काम पूरा हो गया, डॉक्टर मुनि को कागजों का ढेर सौंपते हुए मैथ्यू ने कहा। हमेशा की तरह वह आदमी प्रसन्न नहीं दिख रहा था। उसने बमुश्किल ऊपर देखा। क्या खलनायक है? मैथ्यू ने सोचा। अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है। आपके पास अभी भी 7 मिनट हैं, डॉक्टर मुनि ने शेष दस्तावेजों की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। मैथ्यू ने अपनी आंखें घुमाईं और कुछ नहीं कहा। उसने कागजात मेज पर रख दिए और दूसरे बैच के लिए पहुंच गया। जैसे ही उसकी उंगलियां ढेर के किनारे पर लगीं, डॉक्टर मुनि ने उसकी कलाई पकड़ ली। मैथ्यू भौंचक्का रह गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े की पकड़ ढीली नहीं हुई। आप क्या कर रहे हो? मैथ्यू ने पूछा। भूतिया लड़की भौहें खींचे हुए करीब आती चली गई। उसके बारे में कुछ अजीब है। वह इतना मजबूत कैसे है? क्या वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी नहीं है? वह डॉक्टर मुनि के आसपास मंडराने लगी। हालांकि उसमें से बिल्कुल भी नेक्सियन जैसी गंध नहीं आ रही है। असल में मैं उससे कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। उसे पूरी तरह से सामान्य होना चाहिए, है ना? मैथ्यू शांत हो गया। भूत उससे इस बारे में क्यों पूछ रहा है? जिस डॉक्टर मुनि को वह अपने पिछले जीवन से जानता था वह इस जीवन की तरह ही गुप्त था।
हालांकि कम से कम उन्होंने कभी भी लेनॉक्स को किसी कैलकुलेटर की तरह नहीं माना। उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। एक बूढ़ा आदमी संभवतः उसके साथ क्या कर सकता है? डॉक्टर मुनि, आप क्या कर रहे हैं? उसने और अधिक दृढ़ता से पूछा। डॉक्टर मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने मैथ्यू की कलाई छोड़ दी और अपने नोट्स पर लौट आया। आप जो कर सकते हैं उसे पूरा करें और कल वापस आए। मैथ्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली लेकिन आगे नहीं दबाया। उसने अगला ढेर पकड़ लिया और काम पर लग गया। समय घसीटा गया। समीकरण जटिल नहीं थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे थे। उसने चुपचाप काम किया, केवल 2 बार घड़ी की ओर देखा। जब वह आखिरकार ढेर के नीचे पहुंच गया तो वह सीधा हो गया और डेस्क से दूर चला गया। मैं अब जा रहा हूं, उन्होंने कहा। डॉक्टर मुनि ने न तो नजर डाली और न ही कथन को स्वीकार किया। जब बूढ़ा आदमी आखिरकार बोला तो मैथ्यू पहले से ही दरवाजे पर था। अपना पासपोर्ट तैयार करें। मैथ्यू रुक गया। क्या? डॉक्टर मुनि ने फिर भी ऊपर नहीं देखा। स्कूल वर्ष समाप्त होने के बाद एक परियोजना है। मैं तुम्हें देश से बाहर ले जा रहा हूं। इससे आपके कॉलेज आवेदनों को लाभ होगा। कॉलेज आवेदन? मैथ्यू ने उस आदमी के सिर के पीछे की ओर देखा। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। कितना अजीब आदमी है, मैथ्यू बुदबुदाया। तुम्हें यकीन है कि वह इंसान है? उसने भूत लड़की से पूछा। मैं हूं, भूत लड़की ने कहा। हालांकि पहले वाला आदमी। मैथ्यू ने चारों ओर देखा लेकिन वह आदमी दोबारा नहीं मिला। इस बार वह फोटो पर रुक गया और जेरोम के मुस्कुराते चेहरे को देखा। उसके लिए दुख की बात है कि यादें दोबारा सामने नहीं आईं, इसलिए उसे अभी भी नहीं पता था कि जेरोम को किसने मारा। फिर भी भूत लड़की की टिप्पणी उसके दिमाग में घूम रही थी। मेमोरियल बोर्ड के पास एक नेक्सियन। यह पहली बार था जब उसने किसी ओर इशारा किया था। मैथ्यू ने आह भरी। वह इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहते थे। खुद को इसमें और शामिल करने से चीजें और उलझ जाएंगी। जेरोम का मामला, चाहे जो भी हो, उसका कोई लेना देना नहीं था। मैथ्यू इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। उसे और अधिक परेशानी की आवश्यकता नहीं थी। और फिर भी सभी स्थानों पर नेक्सियन की उपस्थिति को नजरअंदाज करना कठिन था। उसने अर्जेंटीना, उस महिला, ड्यूक और यंग मास्टर तियान के बारे में सोचा। उसकी एक और आह निकल गई। वह मुड़ा और पार्किंग क्षेत्र की ओर चला गया। बहुत देर हो चुकी थी। कपड़े बदलने के बाद मैथ्यू ने परिसर छोड़ दिया और काले बाजार की ओर अपना रास्ता बना लिया। मैं उस भूत के बारे में सोच रहा हूं। जब मैथ्यू उस बैंक की ओर चला गया जो काले बाजार में उसके प्रवेश द्वार के रूप में काम करता था तो भूत लड़की बोली। इसके बारे में क्या है? मैथ्यू ने पूछा। चूंकि वह आज काला बाजार देखना चाहता था, इसलिए उसने पहले ही ओटेप को पहले घर जाने के लिए कह दिया था। अच्छा, वह कहाँ है? भूत लड़की ने कहा। आपका क्या मतलब है? मैथ्यू ने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा। जब उस भूत ने उस पर हमला किया तो उसने गलती से जेरोम को अपने में समाहित कर लिया था, लेकिन भूत लड़की को यह बात पता नहीं थी। भूत ऐसे ही गायब नहीं हो जाते, उसने कहा। आपको क्या लगता है क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? मैथ्यू ने पूछा, हालांकि उसने उसे विचार करने के लिए बहुत समय नहीं दिया। और तुम भूतों के बारे में इतना कुछ कैसे जानोगे? वर्तमान में भूत लड़की नहीं जानती कि वह भूतों को अवशोषित कर सकता है और वह इसे इसी तरह बनाए रखना चाहता है। मुझे अभी याद आया, उसने उत्तर दिया। मैथ्यू ने कुछ नहीं कहा। इस समय उसे नहीं पता था कि भूत भूलने की बीमारी का नाटक कर रहा था या बस उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। अच्छा, आप उनके बारे में और क्या जानते हैं? क्या वे अंततः गायब नहीं हो जाते? उसने पूछा। वास्तव में नहीं। नहीं, मेरा मतलब है मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वे यूं ही गायब नहीं हो जाते, खासकर शिकायत वाले लोग तो नहीं। ज्यादातर लोग बदला चाहते हैं, तब तक वे गायब नहीं होंगे। मुझे और बताओ, मैथ्यू ने कहा। ठीक है, मैं जानता हूं कि जो लोग बिना किसी चेतना के रहते हैं उन्हें इकोस कहा जाता है, और जेरोम जैसी आत्माएं हैं। बंधी हुई आत्माएं। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वे यूं ही गायब नहीं हो जाते। वे आम तौर पर तब तक रहते हैं
कब तक? मैथ्यू ने पूछा। इससे पहले कि भूत प्रतिक्रिया दे पाता, मैथ्यू ने ब्रेक लगा दिया। कार झटके से रुक गई, उसका हाथ पहिए पर कस गया। उसके सामने सड़क पर बिखरे हुए भूत थे। एक या दो नहीं, बल्कि दर्जनों, शायद अधिक भी। वे वहीं खड़े रहे, स्थिर, दूर से कुछ देखते रहे। भूतिया लड़की आंखें चौड़ी करके आगे की ओर झुक गई। यह तो बुरा हुआ। मैथ्यू भौंचक्का रह गया। क्या चल रहा है? उसने अपना मुंह खोला लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना सिर तेजी से घुमाया, जैसे कि उसे कुछ महसूस हो रहा हो। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, कार में अचानक बदलाव आ गया। बाहर की दुनिया एक पल के लिए धुंधली हो गई, मानो कोई छाया उसके ऊपर से गुजर गई हो। तब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिखता था, लेकिन ऐसा नहीं था। हवा बदल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह वास्तव में बिना हिले-डुले पानी के अंदर डूबा हुआ है। बाहर के रंगों ने कुछ संतृप्ति खो दी, ध्वनियां मंद हो गईं। शहर की सामान्य हलचल खत्म हो गई थी। मैथ्यू भौंचक्का रह गया। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि सब कुछ जमी हुई लग रही थी, सिवाय उनके। नहीं नहीं नहीं, भूत लड़की ने बुदबुदाया। हमें अंदर खींच लिया गया। हमें अंदर खींच लिया गया। किसने खींच लिया? मैथ्यू ने पूछा। एक अलगाव क्षेत्र, उसने कहा। नेक्सियन का डोमेन। हमें यहां से निकलने की जरूरत है। इनेक्सियन? क्या बकवास। हमें दौड़ना होगा। अध्याय 85, नीले रंग का आदमी। यहां क्या हो रहा है? भूत लड़की ने फिर से चारों ओर देखा। यह एक पॉकेट आयाम की तरह है। यह सामान्य मनुष्यों की हर चीज को छिपा देता है। यहां समय नहीं चलता है। बाहर के लोग कुछ भी नहीं देख सकते हैं, और यहां होने वाली कोई भी क्षति वास्तविक दुनिया में दिखाई नहीं देगी। मैथ्यू ने पीछे मुड़कर आत्माओं की ओर देखा। वे स्थानांतरित नहीं हुए थे। कुछ धुंधले दिख रहे थे, कुछ पूरी तरह से बने हुए थे, लेकिन वे सभी एक ही दिशा में घूर रहे थे। तभी पास की एक इमारत के पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ, मानो कोई मलबे वाली गेंद कंक्रीट से टकरा गई हो। कोई लड़ रहा है, भूत लड़की ने देखने के लिए ऊपर जाते हुए कहा। दो नेक्सियन, और उनमें से एक पीछे नहीं हट रहा है। मैथ्यू कार के दरवाजे तक पहुंचा और बाहर निकल गया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, अंतर और अधिक ध्यान देने योग्य हो गया। हवा में दबाव, हवा की कमी, जिस तरह से सब कुछ थोड़ा हटकर लग रहा था। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, उसकी निगाहें इलाके पर नजर रख रही थीं। उसके ऊपर एक स्ट्रीट लैंप अस्वाभाविक रूप से टिमटिमा रहा था, भले ही कोई हवा या हलचल नहीं थी। क्या हम इस क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं? उसने पूछा कि भूत लड़की उसके बगल में कब तैर रही थी। भूत ने कहा, जब तक उपयोगकर्ता इसे समाप्त नहीं करता, या जब तक कि कोई इतना मजबूत व्यक्ति इसे अंदर से न तोड़ दे। उसी दिशा से एक और दुर्घटना की गूंज सुनाई दी। इस बार मलबा धीरे धीरे हवा में उड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई वीडियो देख रहा हो, लेकिन धीमी गति में। मैथ्यू आगे बढ़ता रहा। यदि नेक्सियन काले बाजार के इतने करीब से लड़ रहे थे, तो यह यादृच्छिक नहीं था, और यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। हमें यहां से निकलने की जरूरत है, भूत लड़की ने कहा। उसका रूप चमक रहा था। उसने भौहें सिकोड़ लीं, सोच रहा था कि कहीं वह उसके पास से गायब न हो जाए। उसने पहले भी एक बार ऐसा किया था, उसे खतरे के बीच में छोड़ दिया था। जैसे कि उसके विचारों को महसूस कर रही हो, उसने आगे कहा। केवल नेक्सियन ही इन क्षेत्रों को समझ सकते हैं। केवल नेक्सियन ही इस तरह के क्षेत्र में घुस सकते हैं। उसने हर दिशा में नजर डालते हुए कहा। हमें यहां नहीं रहना चाहिए। हमें दूर रहना होगा। अभी। मैथ्यू भौंचक्का रह गया। उसने उसका पीछा किया और दोनों कार के पीछे झुक गए। जैसे ही उसने अपनी आवाज धीमी की, उसकी नजरें सड़क पर घूम गईं। क्या इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र के बाहर के मनुष्य अब हमें नहीं देख सकते? तब उसे कुछ एहसास हुआ। वह भी क्यों झुक रही थी? ऐसा नहीं है कि उसके पास भौतिक शरीर था। क्या इसका मतलब यह है कि मैदान के अंदर जो कुछ भी था वह उसे भी प्रभावित कर सकता था? हाँ, आप सही कह रहे हैं, भूत लड़की ने नीचे झुकते हुए सिर हिलाया। वे हमें नहीं देख सकते, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
केवल विंड नेक्सियन ही इस तरह का आइसोलेशन फील्ड बना सकते हैं। वह वाहन के किनारे के करीब तैरती रही। इस देश में केवल लगभग 1000 विंड नेक्सियन हैं, शायद कम, और उन्हें यहां सक्रिय नहीं होना चाहिए। मैथ्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। समय हमारे लिए इससे बुरा नहीं हो सकता, उसने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए कहा। अभी आप बहुत कमजोर हैं। यदि आप गोलीबारी में फंस गए तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। उसने उसकी ओर देखा लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, घबराओ मत। वह इधर उधर कोड़े मारती रही। आपका क्या मतलब है, घबराओ मत? क्या आप इसका मतलब भी समझते हैं? उसका रूप एक क्षण के लिए अस्थिर हो गया। नसों वाले नेक्सियन खतरनाक होते हैं, विशेषकर वे जो। वह ठिठक गई। जैसे ही उसने फिर से अपना मुंह खोला, फुटपाथ पर गर्मी की लहर दौड़ गई। फिर बूम! एक ब्लॉक दूर से एक गगनभेदी विस्फोट हुआ। उनके ऊपर का आकाश एक क्षण के लिए जगमगा उठा। तभी आग की लपटें हवा में उठीं और आइसोलेशन फील्ड के घूंघट से टकराने लगीं। भूत लड़की निश्चल भाव से उसे देखती रही। तत्व, उसने कहा। मैथ्यू धीरे से खड़ा हुआ, उसकी आंखें आग पर टिकी थीं। आपने मुझसे कहा था कि नेक्सियन ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। उसने कहा था कि नेक्सियन भी उड़ नहीं सकते। तो यहां क्या चल रहा था? भूत लड़की ने आग्रह किया। यह उसके लिए समय नहीं है। तुम्हें दूसरी जगह ढूंढनी होगी। मैदान के बिल्कुल किनारे। इसे ढूंढो। मैथ्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक और झटके ने उनके नीचे की जमीन हिला दी। पास का एक वाहन झटके के कारण झुक गया और टूटे हुए फुटपाथ के टुकड़े किनारे की ओर लुढ़क गए। आखिरकार उसने कहा, हम इसमें फंस नहीं सकते। लेकिन मैथ्यू पीछे नहीं हटा। वह आग की लपटें देखता रहा। कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह मन ही मन बुदबुदाया। भूतिया लड़की करीब आ गई। मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं। शक्तिशाली लोग इस तरह बंजर जगह पर नहीं आएंगे। इसके बाद एक और दुर्घटना हुई, इस बार करीब आसपास कहीं कंक्रीट का विभाजन। भूतिया लड़की किनारे की ओर चली गई, उसकी आंखें उसी दिशा में टिक गईं। हम मैदान का किनारा कैसे ढूंढेंगे? मैथ्यू ने पूछा। एक और विस्फोट से वातावरण फट गया। डामर के टुकड़े किनारों पर चमकते हुए अतीत में चले गए। उन्होंने कहा, मैदान का किनारा सबसे कमजोर बिंदु है। मैं इसे महसूस कर सकती हूं। आपको भी ऐसा करना चाहिए। यह जगह आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी है। मैथ्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जिस तरह से वह मंडरा रही थी, उससे पता चल रहा था कि वह स्वयं उस सीमा को पार नहीं कर सकती। बाद में वह पूछेगा क्यों? अभी जीवित रहना अधिक मायने रखता है। वह ट्रंक के पीछे छिप गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और दुनिया को शांत कर दिया। ध्वनि के बजाय उन्होंने दबाव की खोज की, शांत हवा में तरंगें। तभी एक हल्का सा खिंचाव उसकी त्वचा को छू गया, जैसे कोई बिजली के तार के पास स्थिर हो। पश्चिम। लेकिन कहीं से भी जमीन खामोश और शांत हो गई। हवा में भारी शोर एक ही बार में गायब हो गया। यह बुरा है, भूत लड़की फुसफुसाई। लड़ाई खत्म हो गई है, वे आवारा जानवरों को ढूंढना शुरू कर देंगे। हमें भागना होगा। मैथ्यू निकटतम गली की ओर झुका, बोल्ट लगाने के लिए तैयार। वहां पर एक शांत पुरुष आवाज ने पुकारा। खड़ी कारों के बीच एक लंबा छायाचित्र उभरा, जो मानव होने के लिए बहुत आसानी से चल रहा था। उसकी भुजाओं पर नीले रंग की रोशनी का एक पतला कोना विपरीत दिशा में गर्मी की मृगतृष्णा की तरह तरंगित हो रहा था। हटो! भूत ने कड़ी फुसफुसाहट में आग्रह किया। मैथ्यू तेजी से दौड़ा। उसके पीछे भारी जूतों के नीचे टूटा हुआ कांच चटक रहा था। तुम्हें मिल गया, वही आवाज बोली, अब बहुत करीब। मैथ्यू ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह एक डिलीवरी वैन के पीछे छिप गया, लेकिन चिलचिलाती हवा की लहर ने धातु को उड़ा दिया। क्या? 15 मीटर! भूत ने उसके कान के पास सांस ली। यदि आप सीन से टकराते हैं तो मैदान आपको बाहर फेंक देगा। जल्दी करें! एक गहरी अधीर आवाज सड़क पर भौंक रही थी। क्षेत्र को सील करें। सड़क पर प्रकाश की रेखाएं पिंजरे की तरह बंद हो गईं। मैथ्यू ने जोर से धक्का दिया, प्रत्येक कदम घनी हवा में चिपचिपा हो गया। 10 मीटर पर खिंचाव मजबूत हो गया। 5 बजे।
ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने एक खुला दरवाजा है। तभी अचानक धमाके की गर्जना हुई। गर्मी और मलबे ने उसकी पीठ को झुलसा दिया और वह आगे बढ़ गया, सीधे एक ठोस छाती में। कोबाल्ट नीले रंग का सूट पहने एक आदमी ने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। उसके साफ बाल बिखरे हुए थे, उसकी अभिव्यक्ति मनोरंजक थी। एक नौसिखिया, उसने मैथ्यू पर आंखें मिचमिचाते हुए कहा। बहुत नाजुक। मैथ्यू ने हटने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी धुंधला हो गया और उसके सामने फिर से प्रकट हो गया। उसके गले में उंगलियां चिपक रही थीं। उसकी पकड़ लोहे की थी। मैथ्यू ने कलाई पर पंजा मारा, जबकि ठंडी सुन्नता उसके जबड़े तक पहुंच गई। इस खेत का खोल भी नहीं तोड़ सकता, आदमी बुदबुदाया। दनीय। बस निराशा को चीरती हुई एक मधुर आवाज आई। मैथ्यू की गर्दन से बंधा हाथ ढीला हो गया, लेकिन नीले रंग के व्यक्ति ने उसे नहीं छोड़ा। फिर भी मैथ्यू ने परिवर्तन देखा। नीले सूट वाले आदमी की हर मांसपेशी कठोर हो गई। मैंने कहा तुम्हें करने दो। मैं क्यों? नीले कपड़े वाले आदमी ने पूछा। क्या तुम सचमुच मेरे लोगों को मेरे ही खेत में मार डालोगे? नवागंतुक ने प्रतिवाद किया। नीले रंग का वह आदमी स्तब्ध रह गया। अध्याय 86 अज्ञान। उसे जाने दो, नवागंतुक ने कहा। इस बार यह अनुरोध से अधिक एक आदेश की तरह लग रहा था। इस बार नीले सूट वाले आदमी ने खर्राटे लिए। तभी उस आदमी की उंगलियां तुरंत खुल गईं। मैथ्यू अपने घुटनों के बल गिर गया और जोर से खांसने लगा, क्योंकि हवा उसके गले से नीचे उतर रही थी। उसने फुटपाथ पर अपनी हथेली दबाई, खुद को स्थिर करने की कोशिश की, फिर ऊपर देखा और ठिठक गया। डॉ मुनी, यह क्या है? वह क्यों है? मैथ्यू निगल गया। यहाँ क्या हो रहा है? डॉक्टर मुनी कुछ कदम की दूरी पर खड़े थे। कोट के बटन लगे हुए थे, अभिव्यक्ति अपठनीय थी। उसकी आस्तीन के चारों ओर की हवा हल्की हल्की चमक रही थी, जिससे मंद रोशनी झुक रही थी, मानो अदृश्य कुंडलियों से गर्मी निकल रही हो। एक नेक्सियन, एक शिरापरक नेक्सियन। इससे पहले कि मैथ्यू अपनी आवाज ढूंढ पाता, नीले रंग के कपड़े पहने व्यक्ति ने उपहास किया। उस नौसिखिए से परेशान क्यों होना जो बमुश्किल जागा है? डॉक्टर मुनी ने मैथ्यू पर एक नजर भी नहीं बख्शी। क्या यह आपका क्षेत्र है? उन्होंने व्याख्यान कक्ष की तरह शांत होकर पूछा। मुझे आपको प्रवेश देने की याद नहीं है। मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। नीले सूट वाले आदमी का जबड़ा कड़ा हो गया। इसके अलावा मैं केवल एक गवाह को खत्म कर रहा था। गलत जवाब। डॉक्टर मुनी का स्वर कभी नहीं उठा। आप स्थानीय नहीं हैं। यदि आप यहां हत्या करते हैं तो आपके दादा भी आपको उन सवालों से नहीं बचाएंगे जो मैं पूछूंगा। नीले सूट वाले आदमी के नथुने फड़क उठे। फिर उसने एक करारा झटका दिया, अपनी एड़ी घुमाई और छाया में धुंधला हो गया। जैसे ही वह गायब हुआ, उसकी बाहों की रोशनी फीकी पड़ गई। दमनकारी हवा तुरंत कुछ हद तक कम हो गई। मैथ्यू ने अपने चोटिल गले पर उंगलियां रखते हुए एक कंपकंपी भरी सांस खींची। डॉक्टर मुनी ने अंततः उसकी ओर देखा। क्या तुम खड़े हो सकते हो? उन्होंने पूछा, जैसे कि आखिरी मिनट कक्षा के अभ्यास से ज्यादा कुछ नहीं था। मैं? क्या आप अकेले थे? डॉक्टर मुनी ने चारों ओर देखा। तुम्हारे साथ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हत्या नहीं करूंगा। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। उसका क्या मतलब था? मैं अकेला हूं, उसने उत्तर दिया। डॉक्टर मुनी ने उस पर दूसरी नजर डाली, मानो किसी झूठ के लिए उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। बहुत अच्छा, मेरे पीछे आओ। मैथ्यू ने निगल लिया। मेरी कार का क्या होगा? डॉक्टर मुनी रुके। आप कार के बारे में चिंतित हैं? यह बिल्कुल नया है, मैथ्यू ने समझाया। बूढ़े ने खर्राटे भरते हुए कहा। क्या आप किसी क्षेत्र के नियम नहीं जानते? मैथ्यू ने अनभिज्ञता प्रकट की। ज्ञान को नकारना आसान और साफ था। मैं फील्ड क्या है? डॉक्टर मुनी की त्योरियां चढ़ गईं। एक पल के लिए मैथ्यू को आश्चर्य हुआ कि क्या वह आदमी जानता था कि वह झूठ बोल रहा था। भूत लड़की ने नेक्सियंस के बारे में बताया जो दिमाग पढ़ सकते थे। क्या होगा यदि? नहीं, असंभव। डॉक्टर मुनी ने सड़क किनारे इशारा करते हुए कहा, मुझे अपनी कार दिखाओ। मैथ्यू धीरे से उठा, गर्दन में अभी भी दर्द था, और उसे फुटपाथ से नीचे ले गया। ट्रक 20 मीटर दूर जा गिरा।
मैथ्यू के जूतों के पास पहुंचते ही उनके नीचे कांच की किरकिरी टूट गई। उसने दरवाजे खोल दिए। डॉक्टर मुनि बिना किसी हिचकिचाहट के यात्री की सीट पर बैठ गए। मैथ्यू पहिए के पीछे फिसल गया। अपने आप को संभालो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मैथ्यू ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। डॉक्टर मुनि ने एक बार ताली बजाई। विंडशील्ड हिल गई, मानो कांच तरल हो गया हो। दिल की धड़कन के लिए बाहर की सड़क मुड़ गई, दुकानों के सामने झुक गए, रंग फैल गए, फिर सब कुछ वापस आ गया। उनके पीछे एक डिलीवरी ट्रक ने अपना हॉर्न बजाया, इधर उधर खींचा और तेजी से निकल गया। मैथ्यू को एहसास हुआ कि ट्रक सड़क के किनारे रुका हुआ है, खतरनाक लाइटें जल रही हैं। डॉक्टर मुनि ने कहा, जब क्षेत्र बन गया तो आप यहीं रुक गए। गाड़ी चलाना। मैथ्यू ने दर्पण को समायोजित किया। कहाँ जाना है? डॉक्टर मुनि ने भौहें चढ़ाईं। जहां आपने जाने की योजना बनाई थी, काला बाजार। मैथ्यू ने घूर कर देखा, आश्चर्य हुआ कि वह कैसे जानता है। क्या वह सचमुच दिमाग पढ़ सकता है? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? डॉ मुनि ने पूछा। मैं। नेक्सियन केवल काले बाजार में जाने के लिए शहर के इस तरफ का दौरा करेगा। अब गाड़ी चलाए। मैथ्यू ने सिर हिलाया और यातायात में सहज हो गया। अब जब वह आगे बढ़ रहा था तो उसका ध्यान उसके बगल में बड़बड़ा रही भूत लड़की पर केंद्रित हो सकता था। वह एक विंड नेक्सियन है, वह फुसफुसाई। बहुत मजबूत। मैंने उसे कैसे याद किया? यह कैसे संभव है? वह मुझे इंसान जैसा लगा, पूरी तरह से इंसान। मैथ्यू ने अपनी आंखें सड़क पर रखीं। एक विंड नेक्सियन। तो डॉक्टर मुनि अपने पिछले जन्म में भी एक नेक्सियन थे। डॉक्टर मुनि ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने लेनॉक्स को काले बाजार में पेश किया था। उस आदमी को मेरी उपस्थिति का एहसास हुआ। वह जानता है कि मैं यहां हूं, लेकिन वह मेरा स्थान नहीं बता सकता। मैं तुम्हें हवेली में वापस देखूंगा। सावधान रहो, उस पर भरोसा मत करो। और तुम अब भी मेरे शरीर के प्रति उत्तरदायी हो। इतना कहकर वह भूतनी लड़की चली गई। दोबारा स्पष्ट करें कि आप नेक्सियन कैसे बने। डॉक्टर मुनि अपने विचारों में डूब गए। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। ये क्या? बूढ़े ने उसका अध्ययन किया। वह क्षेत्र केवल नेक्सियंस पर प्रतिक्रिया करता है। मैथ्यू ने अगली लेन की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वह क्या है। डॉक्टर मुनि बहुत देर तक उसे देखते रहे, फिर आगे बढ़े। हम बाद में बात करेंगे। मैथ्यू ने पहिए को कसकर पकड़ लिया। हेडलाइट्स अंधेरे सड़कों को छुपे हुए बैंक प्रवेश द्वार की ओर काट रही थीं। उसने पुराने बैंक के पीछे अंधेरी जगह पर गाड़ी पार्क की। उसने अपना मुखौटा उतार दिया और अपना हुड खींच लिया। डॉक्टर मुनि ने अपने कोट की जेब से एक सादा काला आधा मुखौटा निकाला और उसे सुरक्षित कर लिया। बैंक के सेवा द्वार के अंदर उन्होंने छिपी हुई लिफ्ट ली। धातु के दरवाजे परिचित भूमिगत समागम में खुलते थे। व्यापारी और गार्ड पीले लैंप के नीचे से गुजरते रहे। डॉक्टर मुनि ने 2 उंगलियां उठाईं, फिर बाएं मुड़ गए। मैथ्यू ने गति बनाए रखी। वे एक संकरे पुल को पार करके एक छोटे लकड़ी के चिन्ह तक पहुंचे जिस पर स्प्रिंग स्टडी टी हाउस लिखा था। सबसे पहले डॉक्टर मुनि ने कदम रखा। एक परिचारक उपस्थित हुआ। बूढ़े आदमी ने काउंटर पर एक गोल कांस्य टोकन सरका दिया। परिचारक ने गहराई से झुककर उन्हें इशारा करके सीढ़ी से ऊपर चढ़ाया और बिना कोई शब्द कहे उन्हें तीसरी मंजिल पर ले गया। जल्द ही एक कागज स्क्रीन वाला दरवाजा एक तरफ खिसक गया। एक निचली मेज और 2 मंजिल के गद्दे इंतजार कर रहे थे। परिचारक ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उनके बीच सन्नाटा छा गया। इस बार डॉक्टर मुनि ने अपना मास्क उतारकर चायदानी के पास रख दिया। मैथ्यू ने वैसा ही किया, लेकिन खड़ा रहा। क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? उसने पूछा। डॉक्टर मुनि की भौहें तन गईं। बैठो। उसने फिर 2 कप चाय डाली, एक को सामने कुशन के सामने रखा, फिर बोला। उन्होंने कहा, अगर मेरा इरादा तुम्हें मारना होता तो हम यहां नहीं होते। जब मेरा खेत बंद हो गया तो तुम्हारे फेफड़े खराब हो गए होंगे और तुम में से कुछ भी इस मेज तक नहीं पहुंच पाया होगा। मैथ्यू ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। क्या ऐसा कुछ संभव भी है? अध्याय 87 दवा और जहर पियो। डॉक्टर मुनि ने कहा, आपको उस क्षेत्र के बाद अपने मूल को स्थिर करने की आवश्यकता है। मैथ्यू ने कप उठाया।
भाप से हल्की गंध आ रही थी, कुछ भी असामान्य नहीं था। उसने सावधानी से एक घूंट पिया। डॉमुनी सही थे। यदि वह उसे मारना चाहता तो पहले ही मार देता। वह क्षेत्र बिल्कुल भी सरल नहीं था। मैथ्यू को बहुत सी बातें समझ में नहीं आती थीं, लेकिन वह जानता था कि एक गलत कदम के कारण वह उसी स्थान पर मारा जा सकता था। मौत। यदि वह पर्याप्त सावधान नहीं होता तो वह इस नई दुनिया में आसानी से मर सकता था। डॉक्टर मुनि ने उसे देखा। सवाल खड़ा है, आप नेक्सियन कैसे बने? मैथ्यू ने कप वापस ट्रे पर रख दिया। मैथ्यू ने कहा, अगर मेरे नेक्सियन होने का मतलब है। जब मैंने भूत देखना शुरू किया तो यह तब हुआ जब मैंने इस जगह से एक पत्थर लिया। एक पत्थर? डॉक्टर मुनि की त्योरियां चढ़ गईं। मैथ्यू ने सिर हिलाया। डॉक्टर मुनि की प्रतिक्रिया को देखते हुए वह अवश्य ही आत्मा पत्थर जागृति के बारे में सोच रहे होंगे। तो क्या आप खुद ही जाग गए? उसने पूछा। अगर जागने से आपका मतलब बुरे सपने आना और ऐसा महसूस होना जैसे कि उस पत्थर को छूने के बाद मैं लगभग मर गया था, तो हाँ, मैं अकेला था। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्सियन क्या है? डॉक्टर मुनि ने आह भरी। करीब आए। मैथ्यू नाराज हो गया लेकिन बाध्य हो गया। डॉक्टर मुनि ने मैथ्यू के माथे पर 2 उंगलियां रखीं। त्वचा में हल्की सी गर्माहट फैल गई। अभी भी रुको, उन्होंने कहा। मैं बुनियादी निर्माणों को छाप रहा हूं। उन्हें एक समय में एक ही स्ट्रैंड को अवशोषित करें या आपका मस्तिष्क फट जाएगा। मैथ्यू की आंखों के पीछे एक हल्का दबाव पड़ गया। पंक्तियां, प्रतीक और छोटे वाक्यांश उसके दिमाग में ऐसे फिसल गए जैसे फ्लैशिंग कार्ड पर लिखे गए हों। वह तनावग्रस्त हो गया। अपनी सांस धीमी करो, डॉक्टर मुनि ने निर्देश दिया। अपनी छाती से ऊर्जा को अपनी नाभि तक खींचें, फिर इसे चक्कर लगाने दें। वह बिंदु आपका नेक्सस कोर है। मैथ्यू ने अपनी नाक से सांस ली, मुंह से सांस छोड़ी। उसने अपनी पसलियों के ठीक नीचे घूमते हुए एक छोटे से भंवर का चित्रण किया। नई जानकारी परत दर परत स्थिर होते हुए वर्तमान में प्रवाहित होती गई। दर्द की एक धार उसकी कनपटी पर चुभ गई। वह मुंह बनाने लगा। इसे घुमाते रहो, डॉक्टर मुनि ने कहा। दर्द का मतलब है कि एक धागे को एक जगह मिल गई है। मैथ्यू ने ध्यान केंद्रित किया। भंवर शांत हो गया। दर्द कम हो गया और फिर कम हो गया। डॉक्टर मुनि ने कहा, मैंने अपनी खुद की ऊर्जा का एक धागा जोड़ा। यह एक बार आपकी रक्षा करेगा। इसका उपयोग बुद्धिमानी से करें। अधिक टुकड़े अपनी जगह पर स्थापित हो गए। प्रत्येक शब्द में एक स्पष्ट छवि थी, जैसे कि उसने कई हफ्तों तक इसका अध्ययन किया हो। समय धुंधला हो गया। जब आखिरी किनारा बैठ गया तो भंवर अपने आप धीमा हो गया। दबाव गायब हो गया। मैथ्यू ने अपनी आंखें खोली। उसने तुरंत देखा कि डॉक्टर मुनि मेज के उस पार बैठे हैं, हाथ में कप लिए हुए उसे देख रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह मेरी अपेक्षा से अधिक तेज था। आप ठीक से रहते हैं। तो उस पत्थर को छूने से मैं नेक्सियन में बदल गया? मैथ्यू ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। यह सही है। मेरा मानना है कि जो कुछ मैंने अभी आपके मस्तिष्क में डाला है उससे आप यह पहले से ही जानते हैं। नेक्सियन बनने के 3 तरीके हैं। एक आध्यात्मिक पत्थर के साथ जागना, एक बुजुर्ग की मदद का उपयोग करना, या एक अनुष्ठान के माध्यम से। आप एक पत्थर का उपयोग करके अपने आप जाग गए और बच गए। डॉक्टर मुनि ने अपना कप नीचे रख दिया। बहुत कम लोग किसी बुजुर्ग के बिना ऐसा करते हैं। आपके बारे में मेरा अनुमान सही था। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। तीसरी विधि के अलावा डॉक्टर मुनि ने जो कुछ भी कहा वह उस भूत लड़की द्वारा पहले ही बताई गई बातों से भिन्न नहीं था। नेक्सियन कक्षाएं, यहां तक कि भूतों को देखने के बारे में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। कैसा अंदाजा? मैथ्यू ने पूछा। कम से कम वह भूत उस समय झूठ तो नहीं बोल रहा था। जवाब देने के बजाय डॉक्टर मुनि ने मैथ्यू के हाथों में एक पतली पुरानी पुस्तिका थमा दी। कवर चमड़े से घिसा हुआ था, उसके कोने फटे हुए थे, पन्ने पीले लेकिन हल्के थे, मानो आधा कागज उखड़ गया हो। उन्होंने कहा, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं, फिर भी कुछ सबक आपको स्वयं सीखने होंगे। मैथ्यू ने पतली मात्रा को अपने हाथों में घुमाया। डॉक्टर मुनि आखिर उसकी मदद क्यों करेंगे? अपने पहले जीवन में वह व्यक्ति लेनॉक्स के साथ जुड़ा हुआ था।
मैथ्यू ने खुद से वादा किया था कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति से दूर रहेगा जिसने पहले लेनॉक्स की मदद की थी। यदि यह उसके ऊपर होता तो वह अपनी दूरी बनाए रखता। फिर भी उसे कार्य करने की आवश्यकता थी। यह आप अनिश्चित लग रहे हैं, डॉक्टर मुनी ने कहा। मैथ्यू ने उत्तर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल। 1 सप्ताह पहले मैंने सोचा था कि मैंने तीसरी आंख खोल ली है और भूतों को देखना शुरू कर दिया है। अब आप कहते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मेरा इरादा कृतघ्न होने का नहीं है, लेकिन आपने मुझे उस क्षेत्र से बाहर क्यों निकाला? आखिर मेरी मदद क्यों की? मैथ्यू ने पुस्तिका पर अपनी पकड़ ढीली रखी। मैथ्यू पहले ही 2 जिंदगियां जी चुका था। उन्हें अपने अभिनय कौशल पर पूरा भरोसा था। स्वाभाविक रूप से उसके पास इस तरह का कार्य करने के अपने कारण थे। वह जानता था कि यदि वह अधिक जोर लगाएगा तो मुनि को धोखे की गंध आ जाएगी। यदि उसने बहुत अधिक नम्र व्यवहार किया तो मुनि उसे कुछ ऐसा करने के लिए बाध्य करने का प्रयास कर सकते हैं जिससे वह बाद में बच न सके। उसे योग्यता की नहीं, जिज्ञासा की आवश्यकता थी। डॉक्टर मुनि ने मेज पर एक बार उंगलियां थपथपाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बाहर खींच लिया क्योंकि शिकार करना तुम्हारे स्तर से परे था। तुम जीते जी मेरे काम आए। उपयोगी। मैथ्यू ने बात दूर कर दी। यह लेनॉक्स की पुरानी कहानियों से मेल खाता है। मुनि ने कभी भी बिना रिटर्न के प्रयास नहीं किया। क्या क्या करता है इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, डॉक्टर मुनि ने 2 उंगलियां चटकाईं। कुछ ठंडी और चिकनी चीज आस्तीन से निकली और मैथ्यू के मुंह में चली गई इससे पहले कि वह उसे बंद कर पाता। मैथ्यू का मुंह बंद हो गया, वह दोगुना हो गया और उसे खांसने की कोशिश की। कुछ भी सामने नहीं आया। प्रयास बर्बाद करना बंद करो, डॉक्टर मुनि ने उसे संघर्ष करते हुए देखकर कहा। वह एक आध्यात्मिक गोली है। यह जहां जरूरत होगी वहां घुल जाएगी। मैथ्यू ने अपने होंठ पोंछे। उसका गला झंझना गया, फिर उसकी छाती तक गर्मी पहुंच गई। तुमने मुझ पर क्या दबाव डाला? उसने पूछा, सांसें अस्थिर थीं। दवा? यह तुम्हारे मूल भाग को आगे की ओर धकेलेगा और उसे टूटने से बचाएगा। तुम केवल मेरे जीवित रहने के लिए ही उपयोगी हो। और यदि मैं उपयोगी न होने का निश्चय कर लूं? डॉक्टर मुनि ने अपने हाथ पीठ के पीछे जोड़ लिए। यौगिक संतुलित है। निरंतर प्रशिक्षण के बिना यह कास्टिक बन जाता है। बाद में मेरी मदद करें और यह दवा बनकर रह जाता है। इनकार करें और यह जहर बन जाता है। सरल। मैथ्यू ने पुस्तिका पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आप मुझे बांध रहे हैं। मैं निवेश कर रहा हूं, डॉक्टर मुनि ने सुधार किया। भुगतान का नाम तब दिया जाएगा जब आप कीमत वहन कर सकेंगे। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोल दिया। उन्होंने कहा, मैं कई हफ्तों, शायद महीनों तक तीर्थ यात्रा पर रहूंगा। उस समय का उपयोग करें। अपने आरंभ चरण को स्थिर करना समाप्त करें। मैथ्यू ने दांत पीस लिए। उसने सोचा, उसे यह जानने की जरूरत है कि वह गोली क्या थी। और कुछ उसने पूछा। चांद को देखो, डॉक्टर मुनि दहलीज पर रुक गए। रक्त चंद्रमा निकट आ रहा है। मूर्ख अनुष्ठान करने का प्रयास करेंगे। जब तक आप शीघ्र मृत्यु नहीं चाहते तब तक स्पष्ट रहें। फिर वह बिना कुछ कहे चला गया। स्क्रीन बंद हो गई, जिससे मैथ्यू चाय की हल्की सुगंध और उसके भीतर बढ़ती गर्मी के साथ अकेला रह गया। धिक्कार है बूढ़ा आदमी, मैथ्यू ने फुसफुसाया। अध्याय 88 से 88 उत्कृष्ट व्यावसायिक अवसर। मैथ्यू ने उस शॉट को नीचे गिरा दिया जिस पर बारटेंडर फिसल गया था। यह बहुत ही सहजता से नीचे चला गया। उसके गले में कोई गर्मी नहीं, उसके सिर में कोई धुंध नहीं। नेक्सियंस को बमुश्किल कमजोर शराब का एहसास हुआ। मुनि ने उल्लेख किया था कि उन्होंने मैथ्यू को जो ज्ञान दिया था उससे वे नशे में या बीमार नहीं पड़ेंगे। अब कोई फ्लू या सर्दी नहीं। बढ़िया, उसने सोचा। यहां तक कि पेय भी मुझे विश्राम नहीं देगा। स्वाभाविक रूप से कुछ छूटें हैं, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बूढ़े आदमी के बारे में बुदबुदाते हुए बुदबुदाया, फिर भी इस बात से नाराज था कि मुनि ने वह गोली उसके गले से नीचे उतार दी थी। मुनि ने उसे जीवित रखा था, ठीक है।
लेकिन उसने उसे वह चीज भी खिला दी, अब शांत अलग जीवन के बजाय जो वह इस बार चाहता था। मैथ्यू मुनि के नियमों से बंधा हुआ था और वह एक सस्ते पेय से भी छुटकारा नहीं पा सकता था। हालांकि मैथ्यू ऐसे लोगों में से नहीं था जो वहां बैठकर अपने दुर्भाग्य पर विलाप करते। यदि उन्होंने इसका ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया तो उन्होंने उस बातचीत से कुछ चीजें हासिल की। बूढ़े व्यक्ति ने उसे जो ज्ञान दिया वह भूलने वाले भूत की जानकारी से कहीं अधिक विस्तृत था। मुनि ने अपने दिमाग में जो कुछ दबाया वह केवल रूपरेखा थी, नेक्सियंस की एक छोटी समयरेखा, वर्क क्षमताओं का एक बुनियादी चार्ट, कम धूल से लेकर प्राइम क्रिस्टल तक के पत्थर के ग्रे। इसने कमजोर कोर को स्थिर करने के लिए गोलियों और अमृतों को छुआ और पत्थरों के लिए 3 सामान्य स्रोतों का नाम दिया, नीलामी, कबीले के गड्ढे और भूले हुए सीन। आखिर में आदेश के बारे में एक तथ्य सामने आया, उच्च परिषद नियम निर्धारित करती है और कोर पैट्रोल नामक एक इकाई उन्हें तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेती है। नीले सूट वाले व्यक्ति को कोर पैट्रोल होना था। इसके बाद मैथ्यू ने किसी के मूल को जगाने के तरीके पर ध्यान केंद्रित किया। विशेष रूप से उन्होंने नेक्सियन होने के अनुष्ठानिक पक्ष के बारे में सोचा। अपने मूल को जागृत करने के लिए किसी अनुष्ठान का उपयोग करना सबसे जोखिम भरा रास्ता है, लेकिन यह आपको सबसे बड़ी बढ़त देता है। यदि अनुष्ठान सफल होता है तो आप पहले दिन से ही अधिक शक्तिशाली जागृत नेक्सियन के रूप में उभरते हैं, और यह जो बढ़ावा देता है वह किसी भी अन्य विधि की तुलना में वेंट चरण में छलांग को कहीं अधिक आसान बना देता है। एक अनुष्ठान जटिल नहीं है, बस अक्षमय है। एक कदम चूकें और यह आपकी जान ले सकता है। इतिहास से स्पष्ट है कि अनुष्ठान द्वारा जागृति अतीत में लोकप्रिय थी। अधिकांश लोग जागृति और एक चरण से दूसरे चरण तक पहुंचने के लिए अनुष्ठानों का उपयोग करने पर अड़े रहे। इन अनुष्ठानों पर एक कारण से प्रतिबंध लगाया गया है। एक कदम छोड़े और आपका कोर मुड़ सकता है, आपका दिमाग टूट सकता है या आपका शरीर मौके पर ही मर सकता है। खतरा इतना वास्तविक है कि बुजुर्गों ने बहुत पहले ही इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। फिर भी मैथ्यू चेकलिस्ट की खींचतान को नजरअंदाज नहीं कर सका। निर्देश कुछ जीवित कब्रों या किताबों में छिपे हैं जो पिछले युद्ध में लगभग नष्ट हो गए थे। अपनी शक्ति के कारण नेक्सियन उन नियमों के एक पृष्ठ के लिए लड़ने, खून बहाने और मारने के लिए तैयार हैं। पुरानी किताबें, फटी हुई गोलियां, भंगुर स्क्रॉल, चाहे वे किसी भी रूप में हों, मैथ्यू को पहले से ही पता था कि ये किसके पास हैं। तियान परिवार। यहां तक कि अपने पिछले जीवन में यह तियान परिवार ही था जो इन चीजों को इकट्ठा करना पसंद करता था। उसने सोचा कि यह पैसे की बर्बादी है। यह पता चला। उसने किसी मजबूत चीज के लिए बार को थपथपाया। तभी उसके पीछे से एक आवाज ने उसकी स्तब्धता को तोड़ दिया। ठीक है, अगर यह भूत नहीं है। मैथ्यू आश्चर्यचकित होकर मुड़ा। उसने सोचा, क्या संयोग है, जब उसने रिक तियान को 3 स्टूल दूर खड़ा देखा, अपने कोट की जेब में हाथ डाले हुए। उस आदमी ने एक मुखौटा पहना था जिससे उसके चेहरे का केवल ऊपरी आधा हिस्सा ढका हुआ था, जिससे उसका मुंह खुला रह गया था, लेकिन उससे कोई गलती नहीं हुई थी। मिस्टर तियान, मैथ्यू ने संक्षिप्त सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप आनंद ले रहे थे, रिक ने कहा, और वह मैथ्यू के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि मैथ्यू ने उसे तुरंत पहचान लिया। आखिरकार वह तियान परिवार से कोई है। मैथ्यू ने बारटेंडर की ओर 2 उंगलियां उठाईं। मेरे लिए एक और मेरे दोस्त के लिए एक। रिक ने सिर हिलाया। बारटेंडर ने 2 शॉट लगाए और उन्हें नीचे गिरा दिया। रिक ने एक घूंट में अपना गिलास वापस खटखटाया। मैथ्यू ने तरल पदार्थ को अपने गिलास में जमा होते देखा। आप यहां शराब पीने नहीं आए। रिक हंसा और बार की सतह पर अपना अंगूठा पोंछा। सच है, लेकिन ड्रिंक से बात आसान हो जाती है। मैं सहमत हूं, मैथ्यू ने कहा। उसने दूसरा शॉट गिरा दिया और गिलास पहले शॉट के पास रख दिया। अब क्या मैं जान सकता हूं कि तुम मुझे ढूंढने यहां क्यों आए? उसके पास पहले से ही कुछ विचार थे कि यह युवा जुआरी यहां क्यों था। रिक ने खाली गिलास को अपनी हथेलियों के बीच घुमाया। आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको ढूंढने आया हूं। मैथ्यू ने स्टूल चालू किया। आपको किस चीज की जरूरत है? मैं दाव हार रहा हूं। रिक ने गिलास घुमाना बंद कर दिया। मैं सहयोग करना चाहता हूं।
सहयोग को परिभाषित करें। रिक करीब झुक गया। मैं जीतना शुरू करना चाहता हूं। आपके पास एक कौशल है, इसलिए मैं आपको काम पर रखना चाहूंगा। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे नहीं, कुछ बेहतर। उसने अपना सिर झुकाया और मैथ्यू के कान के पास धीरे से बोला, आत्मा पत्थर, स्वच्छ निम्न मध्यम श्रेणी, एक थैली भरने के लिए पर्याप्त। मैथ्यू की उंगलियां काउंटर के किनारे पर कस गईं। तो रिक जानता था। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में डॉक्टर मुनि के निर्देशों का उपयोग किया और तुरंत रिक के अंदर कुछ महसूस किया। प्रमुख, वास्तव में रिक तियान एक नेक्सियन है। मैथ्यू मन ही मन मुस्कुराया। जिस रिक तियान को वह अपने पिछले जीवन से याद करता है, उसने कभी भी शक्तियां रखने का कोई संकेत नहीं दिखाया था। मैथ्यू ने सोचा, ऐसा लगता है कि उसने इसे अच्छी तरह छिपा कर रखा है। यह महसूस करते हुए कि मैथ्यू का मूड कैसे बदल गया है, रिक ने अपनी हथेलियां ऊपर उठा लीं। आराम करो। मेरी तुम्हें कहीं भी घसीटने की कोई योजना नहीं है। मुझे वास्तव में अपनी परिस्थितियों को बदलने में मदद की जरूरत है। वे मुस्करा उठे। इस पर विचार करें। निम्न मध्यम श्रेणी वाला महंगा है। रिक मन ही मन मुस्कुराया। उसके चाचा ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी, भूत को नाराज मत करो। वह वास्तव में उस आदमी को ठेस पहुंचाने के लिए यहां नहीं था। वह यहां केवल कुछ व्यवसाय की पेशकश करने के लिए आया था। उस पर एक उत्कृष्ट व्यवसाय। रिक को विश्वास था कि मैथ्यू उसकी सद्भावना से कभी इनकार नहीं करेगा। जबकि घोस्ट की पहचान रहस्यमय थी, फिर भी वह नेक्सियन था। एक नेक्सियन स्पिरिट स्टोन को कैसे मना कर सकता है? उसने अपनी पीठ सीधी कर ली। आप क्या सोचते हैं? उसने पूछा। यह एक अद्भुत प्रस्ताव है ना? क्या आप विवरण के बारे में बात करना चाहते हैं? मैथ्यू ने दूसरे गिलास को उंगलियों से थपथपाया। तरल शांत हो गया। निम्न मध्यम श्रेणी की एक थैली। उसने शॉट को बिना छुए बार पर वापस सेट किया। आप अपने परिवार की आधी खदानों का प्रबंधन करते हैं और यही सबसे अच्छा काम है जो आप कर सकते हैं। रिक के कंधे झटके गए। इस आदमी को खदानों के बारे में कैसे पता चला? उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके चाचा ने उसे चेतावनी दी थी। घोस्ट की पृष्ठभूमि बहुत रहस्यमय थी और किसी भी तरह से उसे ठेस नहीं पहुंचा सकती थी। रिक उस समय इसे समझ नहीं सका। वास्तव में उसने इसे अपने नुकसान का पीछा करने से रोकने के लिए एक डराने वाली रणनीति के रूप में नजरअंदाज कर दिया था। ऐसा लगता है कि वह गलत था। निम्न मध्यम ग्रेड एक ठोस भुगतान है। सड़क पर चलने वालों के लिए, हाँ। मैथ्यू नकाब के नीचे मुस्कुराया। उसका पहले से ही रिक और तियान परिवार को खोजने का इरादा था। अंदाजा लगाओ कि कौन उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया था। खैर, चूंकि युवा उत्तराधिकारी यहां था, मैथ्यू का उसे स्पिरिट स्टोन सौंपे बिना जाने देने का कोई इरादा नहीं था। अध्याय 89 से 89 वाइपर। मैथ्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए एक थैली से शुरू करें। नहीं, उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के 2 पाउच। युवा मास्टर तियान, मेरी क्षमताएं मुफ्त नहीं हैं। यदि आप किसी सस्ते व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो बेझिझक चले जाएं। आप वह जानता था कि उसने पिछली बार मैथ्यू को नाराज किया था, लेकिन वह आदमी इतना प्रतिशोधी क्यों था? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे अपनी मदद के लिए कोई और नहीं मिल सकता? मैथ्यू ने कुछ नहीं कहा। यह देखकर रिक ने दांत पीस लिए। सच तो यह था कि वह घोस्ट को दोबारा देखने का इंतजार कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने कुछ लोगों को काम पर रखा था, लेकिन उनमें से कोई भी मदद करने में सक्षम नहीं था। इसके बजाय उन्होंने उसे और भी अधिक पैसे गवा दिए। ठीक है। फिर उच्च श्रेणी के पत्थरों के 2 पाउच, रिक ने कहा। उसने उन पैसों के बारे में सोचा जो वह पहले ही जला चुका था और उन दोस्तों के बारे में जो उसकी पीठ पीछे हंसी उड़ाते थे। वह और अधिक नुकसान नहीं उठा सका। मैथ्यू की आंखें नकाब के पीछे सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ उठाया, हथेली ऊपर की ओर। अग्रिम भुगतान। डाउन डाउन पेमेंट, रिक ने प्रतिध्वनि की। मैथ्यू ने कुछ नहीं कहा। उसने इंतजार करते हुए हाथ छोड़ दिया। ठीक है, मैं अभी आधा भुगतान करूंगा। तुम मुझे जीतने में मदद करो और मैं तुम्हें बाकी देता हूं। यह सही नहीं है, मैथ्यू ने कहा।
उसकी आवाज में स्पष्ट मनोरंजन था। आपका क्या मतलब है? चाहे आप जीतें या हारें, आपको मुझे भुगतान करना चाहिए। यह उचित ही है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आपको तियान परिवार पर भरोसा नहीं है? मैथ्यू मुस्कुराया। बेशक मुझे तियान परिवार पर भरोसा है। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। आप? यह या तो वह है या सौदा बंद है। रिक ने उसे घूरकर देखा, फिर आह भरी। ठीक है, मेरे पीछे आओ। रिक उठ गया, लेकिन मैथ्यू को यह कहते हुए सुनकर रुक गया। मैथ्यू ने रिक की ओर मुड़ते हुए कहा, मेरा दोस्त मेरे पेय के लिए भुगतान करेगा। क्या यह सही नहीं है? मेरे अच्छे दोस्त? रिक ने अपने दांत भींच लिए। उसका एक हिस्सा वास्तव में इस भूत को नापसंद करता था। अफसोस की बात यह है कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। ठीक है, उसने अपने एक व्यक्ति को बिल की देखभाल करने का संकेत दिया, फिर घोस्ट को अपने पीछे आने का इशारा किया। दोनों ने बार छोड़ दिया और सीधे रॉक बेटिंग के लिए सट्टेबाजी स्टॉलों में चले गए, या ऐसा मैथ्यू ने सोचा। उसे इस तथ्य से आश्चर्य हुआ कि रिक तियान उसे एक ऐसे लिफ्ट में ले गया जिसके बारे में उसे नहीं पता था कि वह उसके पिछले जीवन में था। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाने लगी, उसने भौहें चढ़ा लीं। हालांकि मैथ्यू ने सवाल न पूछने का फैसला किया। दरवाजे खुलते ही रिक ने कहा, मुझे यकीन है कि आप इस जगह से परिचित हैं। सट्टेबाजी हॉल एक नियम पर चलता है, कच्चे पत्थर को तोड़ने के लिए भुगतान करें। यदि कटर को अंदर एक स्पिरिट रत्न मिलता है, तो खरीदार रत्न रखता है और टेबल दाव का दोगुना भुगतान करता है। यदि पत्थर खाली है, तो टेबल दाव रखता है। नकदी और खुले हीरे ही एकमात्र चिप्स हैं जो मायने रखते हैं। यह इतना आसान है। वास्तव में सरल, मैथ्यू ने कहा जब रिक एक मेज की ओर बढ़ा, जहां एक मुट्ठी के आकार का ग्रे स्लैब एक लैंप के नीचे रखा हुआ था। चांदी के मुखौटे पहने दो खिलाड़ी उसे देखते हुए पीछे झुक गए। फिर से वापस युवा मास्टर तियान एक ने पूछा, कल का पाठ पर्याप्त नहीं था? मैंने सुना है कि वह पूरे सप्ताह हारता रहा है, किसी ने फुसफुसाकर कहा। दूसरे ने कहा, मुझे लगा कि वह आज यहां नहीं होंगे। यह सुनकर रिक ने बिलों का एक रोल गिराने से पहले खर्राटा लिया। उस पत्थर को तोड़ने के लिए 10,000। व्यापारी ने पैसे गिने, फिर चांदी के मुखौटों को देखा। क्या कोई कवर करेगा? मैं कवर करूंगा। पहले मुखौटे में हीरों की एक मखमली थैली को फेट पर सरकाया गया। वही रकम। मैथ्यू हाथ जोड़कर रिक के पीछे रुका रहा। उसने सोचा, उस आदमी ने कभी नहीं सीखा। रिक इन लोगों को उसे कैसे भड़काने दे सकता है? क्या वह मूर्ख था? हालांकि मैथ्यू ने पत्थरों पर ध्यान न देने का फैसला किया। वह जानता था कि यह वैसे भी खाली होगा। इसके बजाय उन्होंने कमरे का अध्ययन किया। इस बार उनका अंदाजा सही था। प्रत्येक टेबल, प्रत्येक परिचारक, प्रत्येक खिलाड़ी के सीने में एक ही हल्का दबाव था, एक निक्सियन कोर। सत्ता का एक पतला पर्दा हर किसी के ऊपर लिपटा हुआ था, जो उन्हें सामान्य नजरों से छिपाने के लिए पर्याप्त था। उसने रिक की ओर देखा। वही पर्दा उसके साथ चिपका हुआ था, जो उसके दिल की धड़कन के साथ समय के साथ स्पंदित हो रहा था। दिलचस्प है, उसने सोचा। यह उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया थी जिसे वह जानता था। मैथ्यू ने देखा कि डीलर ने कटर में स्लैब रखा और ब्लेड को नीचे लाया। पत्थर साफ फट गया। कोई रंग नहीं, कोई चमक नहीं, बस मृत चट्टान। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैथ्यू को उम्मीद थी। डीलर ने रिक की नकदी और हीरे घर के बक्से में रख दिए। कुछ दर्शकों ने हंसी उड़ाई। रिक की गर्दन लाल हो गई। उसने 50,000 और निकाले। अगला पत्थर। वही मेज। इस बार उसकी नजर मैथ्यू पर पड़ी। इस सट्टेबाजी स्टेशन में जाते समय रिक ने मैथ्यू को पहले ही एक छोटी थैली सौंप दी थी। यह उसकी सेवाओं के लिए डाउन पेमेंट थी। इसलिए उसे उम्मीद थी कि मैथ्यू तुरंत उसकी मदद करेगा। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, मैथ्यू ने केवल उसकी हथेली पकड़ रखी थी। पहले पत्थर मारो। क्या यंग मास्टर तियान ने किसी अन्य घोटालेबाज को काम पर रखा है? पीछे से कोई हंसा। सौभाग्य से रिक ने उस आदमी को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह मैथ्यू को घूरने में बहुत व्यस्त था।
क्या इस आदमी ने सोचा था कि वह उसे भुगतान नहीं करेगा? फिर उसने अपने कोट से एक स्पष्ट उच्च श्रेणी का क्रिस्टल पाउच निकालने और उसे सौंपने से पहले एक खर्राटे भरी आवाज निकाली। मैथ्यू ने मुस्कुराते हुए इसे दूर खिसका दिया। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, चूंकि यंग मास्टर तियान इतना ईमानदार है तो इस बार मुझे आपकी मदद करने दीजिए, और जल्दी से एक संकेत दिया। रिक ने जवाब में सिर हिलाया जैसे ही डीलर ने इस बार एक नया स्लैब बनाया, गहरा और भारी। रिक ने एक 100,000 स्टैक को आगे बढ़ाया। उसी चांदी के मुखौटे को हीरे की चिप्स के साथ मैच किया गया। ब्लेड गिर गया। कटे हुए चेहरे पर एक पतली हरी रेखा चमक उठी। जेड क्रिस्टल। हाफ तुरंत उठ गई। डीलर ने टैली के लिए चमकता हुआ टुकड़ा उठाया और 2 लाख घरेलू चिप्स और रत्न को रिक की ओर धकेल दिया। रिक ने सांस छोड़ी, कंधे ढीले हुए। वह मैथ्यू की ओर मुड़ा। जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसने घोस्ट को नौकरी पर रखना सही था। मैथ्यू ने केवल अपना सिर हिलाया। एक रत्न से आदत नहीं छूटेगी। रिक पहले से ही दूसरे स्लैब तक पहुंच रहा था। रिक दूसरी जीत के लिए उत्सुक होकर पहली जीत से दूर चला गया। 3 ताजा अयस्क स्लैबों को एक नकाबपोश परिचारक द्वारा ले जाया गया और एक साफ पंक्ति में स्थापित किया गया। आत्मा प्रवाह की दृष्टि के बिना हर कोई किसी को भी एक जैसा दिखता था। सुस्त भूरे रंग की त्वचा, खुरदरे किनारे, धुंधली नसें। यंग मास्टर तियान, ऐसा लगता है कि यह आपकी भाग्यशाली रात है। आप वास्तव में जीत गए। कितना शानदार, एक कृपालु आवाज ने रिक को टोकते हुए कहा। वह मुड़ा और हरे रंग का मुखौटा पहने एक आदमी को पाया। वाइपर, वह फुसफुसाया। मुझे आश्चर्य है कि महान युवा मास्टर इस तुच्छ व्यक्ति को याद रखते हैं। तुम्हारी मेरे सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? युवा मास्टर तियान, मुझे याद नहीं है कि आप इस जगह के मालिक थे, वाइपर नाम के व्यक्ति ने कहा। आप? हालांकि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। बल्कि वाइपर अचानक मैथ्यू की ओर मुड़ा। नवागंतुक। मैथ्यू अपने मुखौटे के पीछे भौहें सिकोड़ रहा था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पिछले जन्म में रिक का दोस्त था। वह जानता था कि यह लड़का कौन था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह नेक्सियन भी होगा। अध्याय 90 से 90 गैलेक्टिका। वाइपर को देखते ही रिक का जबड़ा कड़ा हो गया। वह आदमी हमेशा आत्मसंतुष्ट स्वभाव और नए गुंडों के एक समूह के साथ उसके पीछे आता था जैसे कि वह कोई राजा हो। आज कुछ अलग नहीं था। मैंने सुना है कि आप अपनी मदद के लिए लोगों को भुगतान कर रहे हैं, वाइपर ने मैथ्यू की ओर सिर हिलाते हुए कहा। दिलचस्प रणनीति। कभी नहीं सोचा था कि आपको किसी दाई की आवश्यकता होगी। आप मुझे इस अपने नए दोस्त से क्यों नहीं मिलवाते? रिक ने दांत पीसते हुए कहा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। रिक, ओह रिक, तुम इतने कंजूस क्यों हो रहे हो? वाइपर ने कहा। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जिस आखिरी व्यक्ति को उसने भुगतान किया था उसका वाइपर ने शिकार किया था? पीछे से किसी ने कहा। ओह ठीक है। क्या यह ईस्ट लेन का वह लड़का नहीं था? एक और आवाज आई। क्या वाइपर ने मौके पर भुगतान दोगुना नहीं किया और उसे खेल के बीच में नहीं लिया? ट्रिपल, किसी ने सुधारा। और आधे कमरे की सफाई के लिए उसका इस्तेमाल किया। हंसी फैल गई। यहां तक कि कुछ डीलर मुस्कुरा भी दिए। रिक का चेहरा उसके मुखौटे के नीचे लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां फिर भिंच गईं। वाइपर के पीछे सोने के फ्रेम वाला मुखौटा पहने व्यक्ति ने एक आत्मसंतुष्ट कदम आगे बढ़ाया। यह वास्तव में एक पैटर्न है। युवा मास्टर तियान काम करता है और वाइपर को पुरस्कार मिलता है। वाइपर के एक अन्य दल ने कहा, अगली बार हमें सीधे भुगतान करें। आप अपमान से बचेंगे। शायद इसीलिए तुम इसे चुपचाप यहां ले आए। स्लैब के पास से एक आवाज आई। क्या आप नहीं चाहते थे कि वाइपर भी उसे छीन ले? रिक ने अपना हाथ पास की मेज पर पटक दिया। हंसी एक क्षण के लिए रुकी। बस काफी है। लेकिन नुकसान हुआ था। उसके गौरव को पहले ही झटका लग चुका था और वाइपर उसे जाने नहीं देना चाहता था। आराम करो रिक, वाइपर ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं यहां आपको शर्मिंदा करने नहीं आया हूं। यह स्वाभाविक रूप से होता है। आप रिक आगे बढ़ा, मुट्ठियां बंधी हुई।
क्या तुम मेरे तियान परिवार को नीची दृष्टि से देख रहे हो? अरे नहीं, मैं महान तियान परिवार को हे दृष्टि से कैसे देख सकता हूँ? संग्राहकों का शक्तिशाली कबीला। वास्तव में भयानक। प्राचीन वस्तुओं और आध्यात्मिक पत्थरों के ढेर, कितनी डरावनी विरासत है। इसके बाद उन्होंने नाटकीय ढंग से हांफते हुए कहा, मैं कांप रहा हूं। रिक का मुंह फिर से खुला, लेकिन मैथ्यू उसके बोलने से पहले ही आगे बढ़ गया। वह वाइपर के सामने रुका, जिसने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मैथ्यू ने कहा, मैं भूत हूं। मुझे यकीन है कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं। यह सुनकर रिक ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। आप क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, भूत ने उसकी आंखों में आंखें मिलाते हुए कहा। मैथ्यू की दृढ़ निगाह देखकर रिक ने अपना मुंह बंद कर लिया। हालांकि वाइपर के पक्ष के लोग अलग थे। वाइपर के पास बैठे एक आदमी ने हल्की सी हंसी उड़ाई। उन्होंने सट्टेबाजी हॉल के लिए सोने की रिम वाला मुखौटा और बहुत साफ बनियान पहनी थी। अपने शब्दों पर ध्यान दें। आप महान वाइपर की उपस्थिति में हैं। उसने इस स्थान पर कभी कोई गेम नहीं हारा है। महान वाइपर? मुझे मत बताओ कि तुमने उसके बारे में नहीं सुना। हम मत। मैथ्यू ने उत्तर दिया, मैंने अतीत में प्रसिद्ध हास्य कलाकारों को देखा है, लेकिन आपके नाम पर कोई घंटी नहीं बजती। वह आदमी तुरंत आगे बढ़ा, जबड़े कसकर, लेकिन वाइपर ने उसकी ओर देखे बिना अपना हाथ उठा दिया। वह आदमी वहीं रुक गया। वाइपर की नजर मैथ्यू पर टिकी रही। मैं आपके लहजे की सराहना नहीं करता, मैथ्यू ने कहा। कुछ लोग ईमानदारी की सराहना नहीं करते। जैसे ही कमरा शांत हुआ, आसपास के कुछ लोग स्थानांतरित हो गए और ध्यान से देखने लगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह बात करते हैं जो सोचता है कि वे यहीं के हैं, वाइपर ने कहा। मैथ्यू ने उत्तर दिया, मैं वहीं जाता हूं जहां मुझे भुगतान मिलता है। और अभी आपके अच्छे दोस्त ने मुझे पर्याप्त स्पिरिट स्टोन का भुगतान किया है। इसलिए जब तक आप शर्त लगाने नहीं आते, हमारी बात खत्म हो चुकी है। रिक उसके पीछे रुका रहा, उसकी भुजाएं उसके किनारों पर सख्त थीं और कुछ नहीं कह रहा था। वाइपर की अभिव्यक्ति नहीं बदली। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारा कौशल तुम्हारे मुंह से मेल खाता है या नहीं। डीलर, यहां कुछ स्लैब लाओ। एक परिचारक तेजी से आगे बढ़ा और उनके बीच मेज पर कुछ पत्थर रख दिए। मैथ्यू की नजर वाइपर पर टिकी रही। ठीक है, बेझिझक पहले चुने। हम वाइपर ने अपनी उंगलियां चटकाईं। उसके पीछे की भीड़ खिसक गई, फिर बीच में साफ साफ बंट गई। जैसे ही चांदी का मुखौटा पहने एक लंबा आदमी आगे बढ़ा, कदम टाइल पर टिकने लगे। उसका मुखौटा नाजुक था, जिस पर हल्के फूलों के पैटर्न उकेरे हुए थे जो प्रकाश को पकड़ रहे थे। वह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर वाइपर के पास रुक गया। मिस्टर वाइपर, आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा। मेरा पत्थर चुनने में मेरी मदद करो, वाइपर ने उसकी ओर देखे बिना कहा। पीठ के पास हाफने से हलचल हुई। रुको, क्या वह लड़का है जिसे रिक ने रातों पहले काम पर रखा था, जिसने उस त्रिरत्न को चुना था। वह अब वाइपर के लिए काम कर रहा है। आखिर कल रात क्या हुआ? किसी ने बुदबुदाया। लगता है कि उसे तियान परिवार पर थूकने में कोई आपत्ति नहीं थी। दूर मेज के पास एक आदमी ने खर्राटा लिया। या उसने बस बड़े भुगतान का अनुसरण किया। उसे दोष नहीं दे सकते। रिक अकड़ा हुआ खड़ा था, उसके जबड़े की मांसपेशियां हिल रही थीं। मैथ्यू ने नकाबपोश आदमी को ध्यान से देखा। उनकी उपस्थिति जोरदार नहीं थी, लेकिन ऊर्जा में बदलाव ने सब कुछ कह दिया। कितना अजीब है, मैथ्यू ने सोचा। उसे ऐसा क्यों लगता है जैसे वह इस आदमी से पहले मिल चुका है? मैथ्यू ने कहा, लगता है कि वाइपर अपना पसंदीदा खिलौना लाया है। रिक को सुनने के लिए पर्याप्त जोर से। रिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें फूलन का पोष कंधों पर तने हुए आदमी पर टिकी थीं। इस बीच वाइपर प्रसन्न दिखे। उसने बेटिंग टेबल की ओर आलस से सिर हिलाया। आइए उन्हें दिखाएं कि यह कैसे किया जाता है। रिक झुक गया, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि केवल मैथ्यू ही सुन सकता था। वह वही है, वह लड़का जिसे मैंने 2 रात पहले काम पर रखा था। मैथ्यू ने चांदी के फूलों वाले मुखौटे वाले आदमी से नजरें नहीं हटाईं। नाम? गैलेक्टिका।
वह इसी से गुजरता है, रिक ने बुदबुदाया। वह अभी तक जागा भी नहीं है, बस कुछ भाग्यशाली व्यक्ति है। अच्छे पत्थरों को पहचानने की उसकी एक अजीब समझ है। सोचा था कि वह एक ठोस विकल्प होगा। मैथ्यू ने भौहें उठाईं लेकिन चुप रहा। गैलेक्टिका। उसे अपने पिछले जीवन की कोई भी गैलेक्टिका याद नहीं थी। रिक ने आगे कहा, उसने मुझे आधी दौड़ में धोखा दिया। कहा कि वाइपर ने और अधिक की पेशकश की। सौदा ले लिया और मुझे वापस भी नहीं किया। मैथ्यू ने एक शांत सांस छोड़ी। आपने गैलेक्टिका नाम के एक व्यक्ति को अपने पत्थर चुराकर चलने दिया। रिक ने अपने दांत पीस लिए। वहां बहुत सारे लोग देख रहे थे। मैं इसे बदतर बनाए बिना कोई कदम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा क्या? रिक ने कहा, इसके अलावा जो व्यक्ति अभी तक जागा नहीं है, उसके इस स्थान पर आने का कोई रास्ता नहीं है, जब तक कि वह नेक्सियन परिवार से न हो। किसी भी तरह से वे बिना समर्थन के किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। मैथ्यू ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर उस आदमी पर टिकी रही। गैलेक्टिका आसानी से चला गया, जैसे वह उसका हो। आत्मविश्वासी, अति आत्मविश्वासपूर्ण। तब मैथ्यू ने इसे देखा, एक निशान, बेहोश और लगभग छूट गया। गैलेक्टिका के कॉलर के बिल्कुल किनारे पर कुछ अंधेरा झांक रहा था। शरीर को गोदना। रेखाएं धुंधली थीं, मेकअप से बुरी तरह ढकी हुई थीं, जैसे किसी ने जल्दी से काम कर दिया हो। लेकिन पर्याप्त नहीं। स्याही अभी भी दिख रही थी। मैथ्यू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने वह निशान पहले भी देखा था। अध्याय 91 से 91, खेलने की चीजें। डीन फिट्स। मैथ्यू लगभग इस पर विश्वास नहीं कर सका। डीन फिट्स वास्तव में एक नेक्सियन है। उसने अपने पिछले जीवन के डीन फिट्स के बारे में सोचा। अफसोस की बात है कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहा। उस व्यक्ति ने स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद डेस्टिन सिटी छोड़ दिया और कभी भी किसी भी कक्षा के पुनर्मिलन में शामिल नहीं हुआ। यह ऐसा था मानो वह पृथ्वी के मुख से गायब हो गया हो। यदि डीन यहाँ है तो? मैथ्यू ने वाइपर के पीछे चल रहे अन्य लोगों को देखा। क्या यह संभव था कि एडम भी वहां था? कहाँ देख रहे हो? रिक ने फुसफुसाया। उसे देखो। वह नया है, लेकिन वह इसमें बहुत अच्छा है। मैथ्यू ने कुछ नहीं कहा। दुर्भाग्य से, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आपको पहले खुद को साबित करना होगा, वाइपर ने कहा जब उसने मैथ्यू को अपने पीछे देखते हुए देखा। मैथ्यू ने कंधे उचकाए और अपना ध्यान वापस गैलेक्टिका या डीन की ओर लगाया, जिसने अभी अभी अपना पत्थर चुनना पूरा किया था। उस आदमी ने फिटेड सूट पहना था, लेकिन इससे मैथ्यू को कोई परेशानी नहीं हुई। वह इसी तरह आगे बढ़ा। उनकी मुद्रा और जिस तरह से उन्होंने खुद को संभाला, यह डीन मैथ्यू को याद किए गए से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वह डीन अत्यधिक आत्मविश्वासी और लक्ष्यहीन अकड़ वाला था। सबसे बढ़कर वह एक अनुयायी था। वह हमेशा एडम के पीछे पीछे चलता था। इस बीच यह शांत, संयमित था। मैथ्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या वह गलत हो सकता है? उसकी गर्दन पर टैटू लगभग एक जैसा था, लेकिन लोगों ने हर समय उसकी विशेषताएं साझा कीं। शायद यह डीन नहीं था। हो सकता है कि किसी और के पास वही बनावट, वही टैटू उसी स्थान पर रखा गया हो। दुनिया में अरबों लोग थे। यह संभव था। वह नया है ना? मैथ्यू ने पूछा। हाँ, रिक ने उत्तर दिया, अभी भी गैलेक्टिका की ओर घूर रहा था। केवल कुछ महीने पहले ही आया था। पिछले रविवार को मैंने उसे मेरी मदद करने के लिए भुगतान किया था। वह देर से आया था और वह मूड में नहीं था। मुझे उसे धक्का नहीं देना चाहिए था। वह गद्दार। तुम्हारा क्या मतलब है वह मूड में नहीं था? मैथ्यू ने पूछा। रिक ने बुदबुदाया, उसने नजरें फेर लीं। पीला, कांप रहा था, जैसे वह बीमार था या किसी बीमारी से उबर रहा था। बीमार? मैथ्यू भौंचक्का रह गया। समयरेखा अच्छी तरह से पंक्तिबद्ध नहीं थी। डीन के साथ यह घटना शनिवार को हुई थी। रविवार तक अस्पताल ने उन्हें मंजूरी दे दी थी। डॉक्टर ने यहां तक कहा कि वह आज सुबह जांच कर सकते हैं। उनके अपने लोगों के अनुसार डीन देर रात प्रिंसिपल विलियम से मिलने के बाद अस्पताल से चले गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका पीछा नहीं किया।
किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गए। मैथ्यू ने अपना ध्यान वाइपर की ओर लगाया, जो अपने बगल में खड़े व्यक्ति से कुछ फुसफुसाते हुए उन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है, वाइपर ने शुरू किया, चूंकि यंग मास्टर तियान ने आज रात मदद के लिए बहुत पैसा खर्च किया, शायद हमें इसे हर किसी के समय के लायक बनाना चाहिए। रिक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप क्या सुझाव दे रहे हैं? वाइपर ने मेज के किनारे को 2 उंगलियों से थपथपाया। सरल, एक प्रतियोगिता। मैथ्यू ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। रिक ने संक्षिप्त, तनावपूर्ण सिर हिलाया। आगे बढ़ो, मैं सुन रहा हूं। वाइपर ने डीलर को रुकने का इशारा किया। 3 राउंड। हम बारी बारी से पत्थर चुनते हैं। प्रत्येक राउंड में दोनों तरफ से एक स्लैब चुना जाता है। डीलर उन्हें तोड़ता है। उच्चतम श्रेणी का रत्न वाला पक्ष राउंड लेता है। और यदि दोनों पत्थर खाली हों तो? मैथ्यू ने पूछा। वाइपर ने कहा, तो फिर राउंड ड्रा हो जाएगा। पहले 2 राउंड जीतने वाला मैच जीतता है। हारने वाला पूरी हिस्सेदारी कवर कर लेता है। कौन सा दाव? त्रिक तड़क गया। वाइपर की आंखें चमक उठीं। प्राइमग्रेड स्पिरिट पत्थरों की एक थैली। आपने कहा था कि आप शर्त लगाना चाहते थे, है ना? रिक झिझका। वह सौदा नहीं था। वाइपर ने कहा, अगर आप डरे हुए हैं तो आप हमें बता सकते हैं। मुझे किसी और के खिलाफ दाव लगाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आप प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके चाचा अभी परेशान हो रहे होंगे। मैं उन्हें एक और हार से परेशान नहीं करना चाहूंगा। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? रिक आगे बढ़ने ही वाला था कि मैथ्यू ने उसकी बांह पकड़ ली। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। आशाहीन, मैथ्यू ने सोचा। यदि हम जीतते हैं तो हम आपका भुगतान रखते हैं और चलते हैं। यदि आप जीतते हैं तो आपको हमारे पत्थर मिलेंगे। क्या यही विचार है? वाइपर ने सिर हिलाया। बिल्कुल। लेकिन क्या यह कुछ ज्यादा ही सरल नहीं है? मैथ्यू ने पूछा। हम कुछ जोड़े तो कैसा रहेगा? ओह, वाइपर खुश लग रहा था। हम प्रत्येक पर 20 मिलियन का दाव लगा रहे हैं। विजेता सब कुछ ले लेता है, नकदी, स्पिरिट स्टोन, यह सब। हारने वाला मैच के दौरान टूटे हुए प्रत्येक स्लैब के लिए भुगतान करता है। घर के नियम ठीक है। रिक स्पष्ट रूप से असहज होकर मैथ्यू की ओर मुड़ा। यह तो बहुत ज्यादा है। तुम क्या कर रहे हो? यह ठीक है, मैथ्यू ने कहा। आपने मुझे जीतने के लिए भुगतान किया। हाँ 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 हाँ, वाइपर की हंसी ने उनकी बातचीत को बाधित कर दिया। वह थोड़ा पीछे झुक गया। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। उसने 3 उंगलियां उठाईं। नया नियम, प्रति राउंड केवल एक पिक। कोई टीम नहीं उलझती, कोई दूसरा मौका नहीं। आप अपनी पिक पर भरोसा करते हैं या आप हार जाते हैं। मैथ्यू घबराया नहीं। सौदा। रिक ने अपना मुंह खोला, फिर उसे बंद कर लिया और जबड़ा कसकर पीछे हट गया। वह स्पष्ट रूप से निराश था, लेकिन अब उसके पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह एक तियान था, यहां हारना कोई विकल्प नहीं था। डीलर ने तुरंत उनके बीच देखा। पहला राउंड। मैं जाऊंगा, वाइपर ने कहा। गैलेक्टिका बिना बताए आगे बढ़ गई, आंखें मेज पर रखी स्लैबों पर घूम रही थीं। वह हर एक के ऊपर मंडराया, फिर केंद्र स्लैब की ओर इशारा किया। यह उन्होंने कहा। डीलर ने इसे कटर में सेट किया। मैथ्यू भौंचक्का रह गया। मेज पर रखे सभी पत्थरों में किसी न किसी तरह की धड़कन थी, हल्की लेकिन वास्तविक। संभवतः अंदर स्पिरिट पत्थर थे, लेकिन एक बाहर खड़ा था। इसकी नाड़ी तेज, स्थिर थी। डीन ने भी सही चुना था। इतना तो स्पष्ट था। यह संभव है कि वह उन्हें मैथ्यू की तरह ही महसूस कर सके। हालांकि मैथ्यू आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि उसने बेहतर को क्यों नहीं चुना। फिर भी मैथ्यू ने कुछ नहीं कहा। वह विपरीत दिशा की ओर बढ़ा और उसकी निगाह पत्थरों पर पड़ी। उन्होंने ऊर्जा में सबसे छोटे बदलाव की खोज पर ध्यान केंद्रित किया। 3 स्लैबों ने कमजोर, बिखरे हुए संकेत दिए। एक के पास कुछ गहरा था। ऐसा लगता है कि इस बैच में केवल एक ही अच्छा है,
उसने सोचा जैसे उसने पहले पत्थर से आने वाली सूक्ष्म लेकिन स्थिर धड़कन के बारे में सोचा था। वही था। उसने संकेत किया। वह एक व्यापारी ने सबसे पहले वाइपर के पत्थर को तोड़ा। एक तेज ब्लेड गिरा। विभाजन के अंदर फीके नीले रंग की एक पतली रेखा झिलमिला रही थी, एक मध्यम दर्जे का रत्न। भीड़ से विनम्र तालियां गूंज उठीं। अपनी पहली कोशिश में मिडग्रेड। वह भाग्यशाली है। हाँ 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 हाँ, वाइपर की तेज हंसी ने शोर को चीरते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। पहली कोशिश में मध्य श्रेणी का पत्थर। क्या आपने उसे देखा, युवा मास्टर तियान? एक मध्य श्रेणी का पत्थर। रिक ने खर्राटा लिया। क्या पहली बार देख रहा हूं? आप? ठीक है, रिक ने कहा। चूंकि आप इसे पहली बार देख रहे हैं, तो इस युवा मास्टर को बाद में आपको भ्रमण पर ले जाने दीजिए। मेरे शयन कक्ष में उन खेलने की चीजों का एक पहाड़ है। फिर मैथ्यू अवाक रह गया।